So hello everyone. So in this class we are going to study about isomerism. Till now we have covered the IUPAC यानी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नेम कैसे करने वाले हैं वो हमने अच्छी तरह से डिटेल में देख लिया था और उसकी कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस कर ली थी। ठीक है, हम आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा है और फिर एग्जाम्पल के थ्रू आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रिवीजन में सबसे पहले हमने पढ़ा आयुपैक। आयुपैक में मैंने क्या बताया था, एक वर्ड रूट होता है जो सबसे सेंटर में होता है, जो बताता है कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हमारे इस चेन में प्रेजेंट है, यानी नंबर ऑफ कार्बन्स ये वर्ड रूट बताएगा। यानी वो उसमें 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, उसके नाम उसके बेसिस पे उसका नाम था, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन सब। उसके बाद हमारा एक होता है सफिक्स और एक होता है प्रीफिक्स। ये मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। प्रीफिक्स क्या होता है, जो पहले लगता है। इसमें माना जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी, सेम सफिक्स में भी आ जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रीफिक्स है, सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं हम, कोई भी सब्सटेंट होगा। यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या होगा, कोई भी सब्सटेंट्स। यानी कि एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। अब वो बच्चे हमारे एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। ठीक है, अब और बच्चे हैं, वो बीच वाले किसी बच्चे के पास आके उसका हाथ पकड़ लेंगे। जैसे इसने यहाँ पे पकड़ लिया, इस बच्चे ने दो बच्चे यहाँ पे पकड़ लिया, इस दो बच्चों ने इसका हाथ यहाँ पे पकड़ लिया। एंड देन यहाँ पे कोई टीचर आके हाथ पकड़ लेता है, एंड देन ई COH। या फिर मैंने कहा था कि जो फंक्शन ग्रुप होता है हाईएस्ट प्रायोरिटी का या फिर कोई भी प्रायोरिटी का, वो फंक्शन ग्रुप एज ए टीचर कंसिडर करेंगे। और जो कार्बन चेन है डेट इज स्टूडेंट्स, और जो उसके साइड पे जो इस मेन चेन के अलावा दूसरे बच्चे हाथ पकड़ेंगे वो आ जाएंगे हमारे सब्सटेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे मेन चेन सबसे लंबी चेन लेनी है। यानी अगर एक क्लास में एक बच्चे बोलते हैं कि रेलगाड़ी खेलना है वट एवर, सो अब वो रेलगाड़ी में हम क्या चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा डिब्बे होने चाहिए, मतलब सब्सटेंट्स कम होने चाहिए और सबसे लंबी चेन होनी चाहिए। तो उसी के हिसाब से हम करते हैं, लेकिन टीचर उस चेन में आना ही चाहिए। तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो बाकी ये जो सब्सटेंट्स हैं, ये वाले जितने भी बच गए, ये सब हमारे सेकेंडरी प्रीफिक्स में हमें लिखने पड़ते हैं कि कौन कौन सब्सटेंट जुड़ा है। यानी सेकंड पोजीशन पे हमारा मिथाइल है, फोर्थ पोजीशन में हमारे 2 मिथाइल है, वो सब हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है। देन हमारा प्राइमरी सब्सटेंट में अगर कोई भी हमारी रिंग है, यानी कोई साइक्लो है, कोई बाईसाइक्लो है, कोई स्पाइरो कंपाउंड है, वो सब लिखना पड़ता है। नंबर ऑफ कार्बन, यानी कितने कार्बन की चेन है, सबसे लेंथी होनी चाहिए, बट उसमें टीचर जरूर होना चाहिए, यानी उसमें एक फंक्शन ग्रुप होना ही चाहिए। देन हमने देखा था प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में हमने देखा था कि अगर हमारी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो अल्केन लिखते हैं, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आइन लिखते हैं। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ। और लास्ट में देखा था सेकेंडरी में फंक्शन ग्रुप कौन से होते हैं। फंक्शन ग्रुप हमने देखा था दो तरीके से हम लिखने वाले हैं। सॉरी, फंक्शन ग्रुप हम दो तरह से लिखने वाले हैं। एक जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, यानी जो सबसे ज़्यादा उसकी पोजीशन होगी। यानी अगर प्रिंसिपल आ जाता है तो प्रिंसिपल की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोजीशन है, या फिर कोई बड़ी क्लास का टीचर आ जाता है तो उसकी हाईएस्ट पोजीशन है। बाकी जो टीचर रह जाएंगे बाकी सब, उनकी प्रायोरिटी हम सब्सटेंट यानी उसकी सेकेंडरी प्रीफिक्स में डाल देंगे। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप्स अदर देन हाईएस्ट प्रायोरिटी, मतलब एक ही फंक्शन ग्रुप हम आगे लिख सकते हैं, बाकी जिनकी प्रायोरिटी कम होगी वो सब हम सब्सटेंट्स में ही डाल देंगे। तो ये हमने देखा था आयुपैक में। उसके बाद मैंने क्या बोला था, जस्ट ए सेकेंड। उसके बाद हमने क्या देखा, आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद बाकी जो पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। अब जैसे मैंने क्या कहा था, एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम से हमने कार्बन को उठाया और कार्बन के रिमेनिंग कंपाउंड्स हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसमें कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन देखेंगे, सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन देखेंगे। अब बिफोर स्टार्टिंग आइसोमेरिज्म, ऐसा मानो कि एक क्लास है और क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। उससे पहले मैंने पिछली क्लास में आइसोमेरिज्म डिटेल में जिसमें समझाया था, उसमें मैंने बता दिया था कि आइसोमेरिज्म में हम ऐसा मानते हैं कि एक बच्चा है, वो स्कूल जाता है एंड उस बच्चे के हाथ में एक बैग है। ठीक है, उस बच्चे के हाथ में बैग है। अब वो बैग हाथ में पकड़ के लेके जाता है, घसीट के लेके जाता है, या फिर अपनी पीठ पे लगा कर लेके जाता है, तो वो उस बैग की पोजीशन चेंज कर रहा है। डेट कम्स अंडर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो यही हम आइसोमरिज्म को थोड़ा सा ऐसे एज अ इंट्रो में समझना हो तो मैं समझ सकते हैं कि जब उस बैग की पोजीशन चेंज करेंगे या उस सब्सटेंट की पोजीशन चेंज करेंगे, या फिर कुछ भी उसका स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, जैसा वो पहले दिख रहा था वैसा नहीं दिख रहा है, उसकी वजह से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं, जो हम आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं। अभी के लिए एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल। बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में,
अब वो बच्चे एक लाइन बना देते, जैसे मैंने कहा था ये लाइन बन गई। अब इस लाइन में जो ये कॉर्नर्स हैं ये कार्बन है, ठीक है, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन। अब ये कार्बन जो है, अब ये वाले कार्बन अगर यहाँ से उठकर बोलें कि नहीं हम इस कार्बन का हाथ पकड़ेंगे या यहाँ पे अपना अपना बॉन्ड बनाएंगे, तो उसका स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर में चेंज होगा तो हमारी जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी, वो हम आइसोमरिज्म में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हमने ये अच्छे से डिटेल में पढ़ रखा है, सो विल जस्ट कवर दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये पहले भी इस पे मैंने वीडियो बना ली हुई है, जस्ट उसी को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ताकि हमारा फटाफट खत्म हो जाए, क्योंकि 2 घंटे का टॉपिक है। सो हमने देखा था स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। जो आइसोमरिज्म है वो 2 तरह का होता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर है, एक स्टीरियो आइसोमरिज्म है। स्ट्रक्चर में देखेंगे तो उसमें स्ट्रक्चर में चेंज आएंगे, जैसे मैंने क्या बोला, एक कार्बन है, या फिर हम कह सकते हैं एक पर्सन है जो एक बैग को अपने पीठ पे लगा के लेके जा रहा है, हाथ में पकड़ के लेके जा रहा है, घसीट के लेके जा रहा है, वो सब उसके ऊपर आ जाता है स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म के ऊपर। स्टीरियो आइसोमरिज्म थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन वैसा ही होता है, अब वो बैलून्स के ऊपर आ जाएगी, जैसे मैं आगे बताऊंगा। जैसे मैंने बोला था कि कार्बन जो है, बस इतना याद रखना, जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 है, ठीक है, वो टेट्रावेलेंट है। नाइट्रोजन है उसकी वैलेंसी 5 है, ठीक है, तो अपना लोन पेयर एक बचा के रखता है। ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी 6 है, ठीक है, तो वो 2 बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। कार्बन की टेट्रावेलेंसी की वजह से ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के कंपाउंड्स को पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी इस जो टेंडेंसी है, क्योंकि ये टेट्रावेलेंट है तो ये बहुत सारे बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, डिफरेंट आइसोमर्स बना सकता है जिनकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाती हैं, तो बहुत सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म में। ये तक मेन इंट्रो। अब स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म में देखना था, एक होता है चेन आइसोमरिज्म और एक होता है पोजीशन आइसोमरिज्म। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जस्ट मैं रेड पिन कर देता हूँ इसको। हाँ, तो चेन आइसोमरिज्म में क्या होता है, एक सिंपल सी चेन लेंगे। अब उस चेन में अगर उस एक कार्बन जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करे, यानी यहाँ से ये कार्बन इस पोजीशन पे आ गया, एंड वही ये कार्बन, ये वाला कार्बन भी उठ के इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है, दिस पोजीशन। पहले क्या हुआ, ये वाली चेन उठकर यहाँ पे चली गई, और फिर ये वाली चेन उठ के यहाँ पे चली गई, यानी ये कह सकते हैं हम, ये 5 बच्चे थे, 5 बच्चों में जो लास्ट वाले 2 बच्चे थे उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर दी। पहले इसने बोला कि नहीं मेरी फ्रेंडशिप तो उसके साथ ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे बॉन्ड बनाऊंगा, तो ये यहाँ से चला गया। फिर इसने बोला कि ठीक है मैं भी, मेरी फ्रेंडशिप इससे ज़्यादा हो गई तो मैं यहाँ पे चला जाऊँगा। इस तरीके से हमारी चेन फॉर्मेशन हो जाती है, यानी वो जो कार्बन था उसके पहले 2 बॉन्ड कार्बन के साथ थे, अब वो 4 बॉन्ड बना रहा है, यानी उसने अब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया। तो यहाँ पे हम मैजिक नंबर कंसिडर करते हैं, यानी कि कितने नंबर ऑफ कार्बन से मेन चेन में, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है, कोई सब्सटेंट है नहीं है, 0। यहाँ पे कितने चेन है, 1 2 3 4, अब इसको तो नहीं ले सकते, तो यानी 4 और एक इसका सब्सटेंट है 41, और सेम 1 2 3 और 2 सब्सटेंट 32। तो जब मैजिक नंबर डिफरेंट आता है तो चेन आइसोमरिज्म होता है। पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होता है, वही कार्बन, ये वाला जो कार्बन है, दिस कार्बन, ये कार्बन बोल रहा है कि मेरी इस कार्बन के साथ ज़्यादा फ्रेंडशिप थी तो यहाँ पे इसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी अपना माइंड चेंज करे, बोले नहीं मेरी तो इसके साथ ज़्यादा फ्रेंडशिप है, इसके साथ ज़्यादा फ्रेंडशिप है, तो वो यहाँ से उठ के यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे आ गया है। तो बस उसकी पहले 1 सेकंड पोजीशन पे वो जुड़ा हुआ था, इस बार वो 1 2 थर्ड पोजीशन में जुड़ा हुआ है, तो सिर्फ वो पोजीशन चेंज करा, इसलिए पोजीशन आइसोमरिज्म में पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैजिक नंबर सेम रहता है, यानी नंबर ऑफ कार्बन इन द पेरेंट चेन और नंबर ऑफ सब्सटेंट्स वो सेम रहेगा तो मैजिक नंबर में आ जाएगा। तो अगर वो सेम रहेगा तो पोजीशन आइसोमरिज्म, अगर वो सेम नहीं रहेगा तो चेन आइसोमरिज्म, ठीक है। ये हमने देख लिया था। मैं इसकी अगर और डिटेल में समझना हो तो मैं इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, उसके बाद इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो मैंने पहले ही बोल दिया स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म में क्या पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज हो गई। जैसे ये मान लो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का मैंने क्या बोला, ये हमारे 2 बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है और उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। अब इस ऑक्सीजन के इस तरफ, अब जैसे ये ऑक्सीजन मान लो एक टीचर है या फिर कोई सीनियर आ जाता है, तो अब ये जो सीनियर है ये हमारी क्लास में एंटर हुआ, दिस इज अवर क्लास, और इस क्लास में बहुत सारे बच्चे इस तरीके से खड़े थे, मतलब ये पूरे एक ही क्लास के थे, लेकिन यहाँ पे कोई सीनियर आया, ठीक है, अब वो सीनियर बोलेगा कि मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, तो उसके एक तरफ एक बच्चा है और एक तरफ 3 बच्चे हैं, ठीक है, एक बार। लेकिन अगर यही सीनियर अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 बच्चे इस तरफ 2 बच्चे इस तरफ। तो अब ये मेटामरिज्म आ रहा है, यानी क्या, एक सीनियर कंपाउंड जो है, अब यहाँ पे सिर्फ कार्बन कार्बन से नहीं है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन की एंट्री हुई है, ऑक्सीजन की एंट्री हो गई, या फिर कोई और सल्फर की एंट्री हो गई, कार्बोनिल कंपाउंड की एंट्री हो गई, COO की एंट्री हो गई, SO2 की एंट्री हो गई, ठीक है। तो कोई भी जो ऐसा टीचर या फिर कोई भी सीनियर या कोई भी ऐसा
एटम जो अलग है कार्बन से, ठीक है, जो एक अलग उसको प्रॉपर्टी देगा, ठीक है, तो वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा। यानी इस तरफ उसके कार्बन जितने हैं, अगले कंपाउंड में उसके कार्बन चेंज हो जाएंगे। यानी इस तरफ यहाँ पे थे 3 कार्बन, ठीक है, 1 2 3, और पहले कितने थे, 1 2। तो ये हो गया हमारा मेटामरिज्म के अंदर। पोजीशन में क्या होता है, पोजीशन चेंज होती है। चेन में क्या होता है, चेन चेंज हो जाती है, यानी मैजिक नंबर डिफरेंट आ जाता है। यानी जितने नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में है और जितने सब्सिडेंट है वो डिफरेंस आता रहता है, इसलिए उसको हम चेन आइसोमरिज्म पढ़ते हैं। पोजीशन में क्या हुआ, कोई भी सीनियर आया, वो बीच में घुस गया और उसने बोला नहीं, इस तरफ मेरे इतने बच्चे हैं, इस तरफ मेरे इतने बच्चे हैं, तो ये मेटामरिज्म हो जाता है। आगे चौथा, फंक्शन ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शन ग्रुप क्या, इसमें पोजीशन ही चेंज रहेगी। यानी पहले हमारे पास टीचर्स थे, जैसे मैंने मान लिया एक मेरा फर्स्ट क्लास का टीचर है, एक मेरा सेकंड क्लास का टीचर है और एक मेरा थर्ड क्लास का टीचर है। वो हो क्या रहा है यहाँ पे, पहले अल्कोहल, अब मैंने बताया था इन द आईयूपैक कि एक अल्कोहल होता है और एक ईथर होता है, ठीक है, मतलब फंक्शन ग्रुप अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, साइनाइड, ये सब फंक्शन ग्रुप है। अब ये क्या, ये OH साइड पे होता तो अल्कोहल होता है, लेकिन यही OH कि इस तरफ अगर ये वाला कार्बन बोले, मतलब ये ऑक्सीजन बोले, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इस कार्बन को चले जाता हूँ, ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, कार्बन यहाँ पे आ गया CH3, लेकिन अब ये अल्कोहल नहीं रहेगा, अब ये ईथर बन जाएगा, ठीक है। तो वो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाना, वो भी हम स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म में पढ़ते हैं। यानी एक टीचर जो था पहले साइड पे था, तो फर्स्ट क्लास का टीचर था, और वो बीच में चला गया बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो उनके हिसाब से पढ़ाएगा, ठीक है, तो अब वो उन बच्चों के जैसा हो जाएगा, तो उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वही चेंज हो जाएगा। वो टीचर जो फर्स्ट क्लास का था या सेकंड क्लास का था, अब वो सीनियर या जूनियर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे समझने के लिए। तो यहाँ पर वो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, यानी वो ईथर में कन्वर्ट हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे ईस्टर में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड ऐसे कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी C डबल बॉन्ड O H और C डबल बॉन्ड O यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। देन साइनाइड जो है वो आइसोसाइनाइड में, यानी नाइट्रोजन और कार्बन अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। वैसे मैंने बताया था कि नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन अपने 3 बॉन्ड बना रहा है और एक इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, तो यहाँ पे इसने 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दी है। देन डाइन, इन, आइन, मतलब यहाँ पे 2 बॉन्ड थे और यहाँ पे 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पे इस नाइट्रोजन को हम आइसोसाइनेट कहते हैं, ठीक है। देन अमाइंस, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है, ठीक है। लास्ट में टाइटोमरिज्म। टाइटोमरिज्म में क्या होता है, मैंने क्या बोला था, जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम पैसे से रिलेट करेंगे, और जो हमारे हाइड्रोजन था उसको हम बैलून से, और कार्बन तो हमारा मेन कंपाउंड है। अब यह क्या मानना है, ऐसा मानो कि यहाँ पर टाइटोमरिज्म को समझने के लिए एक बंदा था, ठीक है, उस बंदे की एक बंदे के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, ठीक है। अब वो कार्बन था, ये वाला ऑक्सीजन है, तो ये मैं इस तरीके से बना देता हूँ। इसके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, तो ये दोनों ने डबल बॉन्ड फॉर्मेशन की हुई थी। और अब इस कार्बन की कैपेसिटी कितनी है, 4, तो ये यहाँ पे, और इसके पास 2 कार्बन और थे जिसके साथ इसकी फ्रेंडशिप थी, लेकिन इसकी अच्छी फ्रेंडशिप किसके साथ थी, ऑक्सीजन के साथ थी, ठीक है। अब इसके पास थे 3 बैलून्स, ठीक है, इसके पास भी 3 बैलून्स थे, ऐसा भी मानने के लिए। तो अब ये वाला जो बंदा, इसकी इसके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, बट थोड़ी देर के बाद ये क्या कहता है, इसको लालच आ जाता है कि मुझे बैलून चाहिए। तो अब ये बैलून के साथ अगर चेंज हो जाएगा, तो ये वाला बंदा, इसकी वैलेंसी तो डिस्टर्ब हो जाएगी ना, क्योंकि इसको 4 बॉन्ड्स चाहिए। तो अगर ये, और इसको, ये है हमारा ऑक्सीजन, इसको चाहिए 2, तो मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। हुआ क्या है, यहाँ पे एक कार्बन है, कार्बन की इसके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, यानी इसके साथ इसने दोनों हाथ अपने शेयर किए हुए थे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए थे, और बाकी यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ था। तो अब ये क्या कहता है, ये लालची हो जाता है ऑक्सीजन, ये बोलता है कि नहीं, मुझे भी बैलून चाहिए, मुझे तेरे साथ थोड़ी दोस्ती रखनी है, क्योंकि मुझे खेलना भी है बैलून के साथ। तो वो बैलून के साथ ले लेगा, बट ये वाला कार्बन क्या करेगा, जब ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो ये कार्बन भी अकेला हो गया, क्योंकि इसके पास भी 4 बॉन्ड थे, एक इसका बैलून उसने ले लिया, तो ये इन दोनों कार्बन्स की अब अच्छे से फ्रेंडशिप हो जाएगी। तो यानी यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे H+ आ गया। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये ऑक्सीजन अब हाइड्रोजन के साथ आ गया, एंड दिस कार्बन इसके साथ ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। और इसके पास आ गए हमारे 2 बैलून्स, ठीक है। और ये वाला कार्बन तो, ये तो 3 है ही है, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। होता क्या है, ये जो उनकी फ्रेंडशिप है वो डिक्रीज होगी तो दूसरे के साथ बढ़ जाएगी, क्योंकि इस कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो ये तो भाई 4 बॉन्ड शेयर करने ही वाला है, या फिर हाइड्रोजन ले लो, अलग बात है। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है यहाँ से दूसरे कार्बन ऑक्सीजन की तरफ, दिस इज टोटोमरिज्म। अब टोटोमरिज्म में हम पढ़ते क्या हैं,
वो देख लेते हैं। टोटोमरिज्म में क्या होता है, सबसे पहला जो अल्फा कार्बन है, यानी अगर ये कार्बन है तो उसके जो दूसरा कार्बन होगा डेट इज अल्फा कार्बन। अब उसके लिए क्या कहता है कि इसकी वैलेंसी शुड, अब ये जो है ये वाला कार्बन जो है शुड बी sp3, क्योंकि ये क्या है, जो ग्रुप है, ग्रुप के जो पहला कार्बन होता है डेट इज अल्फा कार्बन, ये भी हमारा अल्फा कार्बन है, ठीक है, दोनों तरफ से। सेकंड कार्बन विल बी बीटा कार्बन, ठीक है। अब ये अल्फा कार्बन शुड बी sp3, अब यहाँ पे तो sp3 नहीं, sp3 है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, यानी उसके पास बैलून होना ही चाहिए फॉर टोटोमरिज्म। बैलून होगा तभी तो ये बैलून लेगा ना लालची, क्योंकि तीसरी पोजीशन पे तो ये जाके ले नहीं सकता। अब ये वाला यहाँ से इसका हाइड्रोजन ले लेगा, ठीक है, तो OH बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी और ये दोनों कार्बन की अच्छी फ्रेंडशिप हो जाएगी, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसके पास ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, याद रखना। तो टोटोमरिज्म में क्या होता है, ये हाइड्रोजन या फिर ये बैलून यहाँ से शिफ्ट हो गया। समझाने के लिए मैंने बताया है क्या चीज़ें याद रखनी है। एक अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3, तो दोनों तरफ sp3 था, ठीक है। sp3 मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीन उसके चार बॉन्ड होने ही चाहिए इस कार्बन के, तभी वो हाइड्रोजन शेयर कर पाएगा, और अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं अल्ट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ट्रांसफर, ठीक है। तो ये हम डायटोमरिज्म में पढ़ते हैं। उसके बाद टोटोमरिज्म में जो इसका प्रायोरिटी ऑर्डर है वो क्या है, एक एग्जांपल है या फिर हम कह सकते हैं एक ट्रिक है याद रखने के लिए, रात को FM चलाओ प्यार से। रात मतलब टी, सबसे ज़्यादा टोटोमरिज्म, अगर जो किसी कंपाउंड में टोटोमरिज्म हो रहा है तो उसको हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। देन फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म, सी से चेन आइसोमरिज्म, पी से पोजिशनल आइसोमरिज्म, तो इसका प्रायोरिटी ऑर्डर है। देन हमने बात की थी, एक और कंपाउंड ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये है हमारा OH। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको OH को O में कन्वर्ट करना है या फिर डबल बॉन्ड O को OH में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि मुझे ये चाहिए, ये वाला पढ़ लेता हूँ। इसका ये वाला कार्बन दिस इज अल्फा कार्बन, इसका सेकंड पोजीशन वाला कार्बन दिस इज अल्फा कार्बन। पहली ट्रिक क्या थी, कार्बन मस्ट बी sp3, और यहाँ पे sp3 है 1 2 3 4, नहीं ये तो sp3 है, ये तो sp2 है। क्यों, अब मैं बता देता हूँ sp3 sp2 कैसे बनता है। जैसे ये कार्बन है तो अगर ये कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा तो sp3, अगर ये एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा, चार बॉन्ड इसने बनाया है लेकिन हम पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में गिरते नहीं है। तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, वो हम बाद में देखेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। अभी के लिए बस इतना याद रखना, पाई बॉन्ड को हम हमारी जो पाई बॉन्ड को हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिनेंगे, तो ये sp2 हो जाएगा, 1 2 3 बॉन्ड फॉर्मेशन sp2। वहीं अगर ये कार्बन हो जाएगा, अच्छा फिर कुछ भी और कार्बन होगा तो इसका भी एक ही बॉन्ड गिनेंगे 1 2, क्योंकि पाई बॉन्ड्स नहीं गिनते हैं। 1 2 3 हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहला sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, तो ये तो sp2 है, तो यानी इस तरफ तो नहीं होगा, इस तरफ देखा जाए तो यहाँ पे ठीक है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यस है। तो बस क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन ले लेगा और ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे। बस इस तरीके से हमें समझना है। देन इस तरफ देखा जाए, अब यहाँ पे मान लो OH है, अब मुझे इसको O डबल O में कन्वर्ट करना है, तो मैं भी इसका देखूंगा इस पोजीशन के लिए, ये इसका अल्फा कार्बन, ये इसका अल्फा कार्बन, लेकिन दोनों ही sp2 है। तो क्या मैं ये शिफ्ट कर सकता हूँ, नहीं। तो यहाँ पे sp3 कार्बन ही नहीं है, तो यहाँ पे टोटोमरिज्म नहीं हो सकती है। टोटोमरिज्म सिर्फ ये नहीं है कि यही हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट करेगा, हाइड्रोजन भी यहाँ से दूसरी तरफ शिफ्ट हो सकता है, ओके। और ये स्टेबल बहुत ज़्यादा है तो इसलिए फिनोल में हम टोटोमरिज्म नहीं देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में टोटोमरिज्म के कुछ एग्जांपल, जैसे हमने अमाइड माना। अमाइड हमने पहले ही देखा था, अमाइड क्या होता है, जब कार्बोनिल ग्रुप के साथ NH2 होगा तो अमाइड, जब सिर्फ NH2 होगा तो हमारा अमाइन, ठीक है। अब अमाइड में C डबल बॉन्ड हो NH2, अब क्या होगा, ये वही कार्बन है, पहचान लिया मैंने, ठीक है, ये वही कार्बन है, इसके ऊपर डबल बॉन्ड O है। अब ये ऑक्सीजन दो के पास है, ऐसा मान लो। अब ये ऑक्सीजन क्या बोलेगा, मुझे चाहिए हाइड्रोजन, तो ये कार्बन क्या करेगा, सिंपल इसके साथ फ्रेंडशिप कर देगा, इसका हाइड्रोजन इसके साथ शिफ्ट कर देगा, तो सिंपल क्या हुआ, NH यहाँ पे हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई, ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया, तो एमाइड से बन गया इमिडोल, ठीक है। तो एक नया कंपाउंड बन गया, सिर्फ किसकी वजह से, इस कंपाउंड के उस तरफ ट्रांसफर होने से, ठीक है। तो यही हम देख रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में क्या होता है, सेम रहेगा, बस उसका प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी जो हम आगे देखने वाले हैं। नाइट्रो में क्या होता है, ये है हमारा नाइट्रो, नाइट्रो मतलब NO2। अब एक इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और एक इसका कोवलेंट बॉन्ड है। अब क्या होगा, सिंपल ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला लालची होगा, ठीक है, जो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, वो बोलेगा नहीं मुझे तो चाहिए हाइड्रोजन, तो ये वाला नाइट्रोजन है, इसके सेकंड पोजीशन पे ये है अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ठीक है।
अल्फा कार्बन या फिर कोई भी अल्फा जो कंपाउंड है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, उसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होना चाहिए और मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब इसकी देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन तो क्या है, एक डबल सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड, तीसरा इसका लोन पेयर। तो लोन पेयर भी हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं, तो ये भी हमारा sp3 है। ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, OH एंड CH2, जिसका डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी इन्वॉल्व मत करना, या फिर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन बोलेगा मुझे इसका हाइड्रोजन चाहिए, तो हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो OH बन जाएगा और यहाँ पे इसके साथ अच्छी फ्रेंडशिप हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये नाइट्रो से Sc नाइट्रो बन जाएगा। द नाइट्रोसो, नाइट्रोसो क्या होता है, डबल बॉन्ड O, सिंपल। अब ये जो फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये इसका फर्स्ट पोजीशन है, इसकी अल्फा का पोजीशन ये अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, सिंपल हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ दे दो, उसकी फ्रेंडशिप यहाँ पे डबल बॉन्ड करवा दो, बन जाएगा ऑक्साइन। इन अमाइन क्यों, इन मतलब डबल बॉन्ड, अमाइन मतलब NH2 ग्रुप, तो NH2 ग्रुप है और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंपल। अब यहाँ पे ये NH2 जो है हमारा, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, तो ये सॉरी दिस डबल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी अल्फा पोजीशन कौन सी हुई, फंक्शनल ग्रुप ये दोनों है। ठीक है, इन जो हमारा हम कह सकते हैं अल्कीन है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप ये है डबल बॉन्ड। अब इसका जो हमारा अल्फा कार्बन होगा ये होगा अल्फा नाइट्रोजन कह सकते हैं, और ये अब यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 1 2 3, और एक इसका लोन पेयर वो भी पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में, तो ये हो गया sp3 कार्बन और इसके पास हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो सिंपल इसका हाइड्रोजन यहाँ से वहाँ दे दो और यहाँ पे इसकी यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करवा दो, तो सिंपल इसने क्या किया, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर दी, इसका हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो मतलब ये जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड इज अ उनकी फ्रेंडशिप, जैसे मैंने क्या बोला, यहाँ पे NH2 था, यहाँ पे कोई भी आर ग्रुप जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये हमेशा माइग्रेट करता है, वो हम रेजोनेंस में देखेंगे आगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये डबल बॉन्ड यानी इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में इनकी अच्छी फ्रेंडशिप थी, लेकिन अब जरूरी नहीं है इस कार्बन, अब ये जो कार्बन है ना ये इधर भी मुड़ सकता, तो ये बोलेगा नहीं मुझे तो इसके साथ अच्छी फ्रेंडशिप रखनी है अभी, तो ये वाला सिंगल बॉन्ड तब खत्म हो जाएगा। तो जब ये खत्म होगा तो इसका हाइड्रोजन जो उसका बैलून है स्टेबिलिटी के लिए वो यहाँ पे चला जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि हर एक को अपनी बैलेंसी पूरी करनी है, तो उसकी वजह से एक नया कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी, दिस इज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ठीक है, तो इन अमाइन से अमाइन। अब वो पेपर में ऐसे पूछ सकता है कि अमाइड का टोटल आइसोमरिज्म में क्या बनता है, तो ये याद रखना, अमाइड का इमिडोल, नाइट्रो का एसिनाइट्रो, नाइट्रोसो का ऑक्साइन और इन अमाइन का इमाइन। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। देन आ गया हमारा सेकेंड इज अ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इसके ये क्यों होता है, जस्ट क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा था, हमारा जो आइसोमरिज्म है वो दो तरह का है, एक होता है हमारा स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म, ठीक है, जो हमने देख लिया, चेन पोजीशन मेटामरिज्म, फंक्शन ग्रुप आइसोमरिज्म, टोटोमरिज्म। जो उसका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, रात को एफएम चलाओ प्यार से, या फिर टोटोमरिज्म सबसे पहला है, देन फंक्शन ग्रुप, देन मेटामरिज्म, देन पोजीशन एंड देन चेन। ठीक है, इसमें हमने क्या एग्जांपल ली थी कि एक हमारी क्लास है, एक क्लास में बच्चों की पोजीशन चेंज होगी, सबसे पहला चेन में क्या होगा, ये वाली चेन उठ के यहाँ से यहाँ आ जाएगी, ये वाली अगली चेन यहाँ से यहाँ उठ के आ जाएगी, चेन चेंज होगी, मैजिक नंबर चेंज होगा, तो चेन आइसोमरिज्म। पोजीशन में क्या होगा, पोजीशन चेंज होगी, यानी मैंने मान लिया एक बच्चा यहाँ पे आके जुड़ जाता है, और वो बच्चा पहले यहाँ जुड़ा हुआ था, बाद में वो यहाँ चला गया, फिर यहाँ पे चला गया, तो पोजीशन चेंज हुई, प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तीसरा मेटामरिज्म, उसमें एक टीचर आ जाता है, कोई सीनियर आ जाता है, वो अपनी पोजीशन यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता है। ठीक है, तो अपनी पोजीशन यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता है, अब वो यहाँ पे रहेगा, थोड़ी देर में यहाँ पे चला जाएगा, फिर यहाँ पे चला जाएगा, तो उसके जो आगे पीछे वाले बच्चे हैं या फिर आगे पीछे वाले कार्बन है वो चेंज हो जाएंगे, जो हम बढ़ेंगे मेटामरिज्म में। फंक्शन ग्रुप आइसोमरिज्म, जिसमें फंक्शन ग्रुप चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पे फंक्शन ग्रुप यहाँ पे था सी डबल बॉन्ड OH, और बाद में जब वो H की जगह पे एक कार्बन यहाँ पर आया तो वो ईस्टर बन गया, तो फंक्शन ग्रुप ही चेंज हो जाता है। और टोटोमरिज्म में हमने सिंपल बोला कि वो बैलून वगैरह ले लेगा, जो अल्फा कार्बन है, यानी जो भी फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट था, और यहाँ पे हमारा जो सेकंड पोजीशन पे जो इसके एडजेसेंट पोजीशन होती है, दैट इज अल्फा कार्बन, या फिर कोई भी अल्फा ग्रुप अटैच होगा, वो अल्फा ग्रुप मस्ट बी sp3 होना चाहिए, और तीसरा हमने क्या बोला, उसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, ताकि वो यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट करे, इस ऑक्सीजन को दे दे, या फिर कोई भी ऐसा कंपाउंड जो ये लेने के लिए तैयार हो, जो इसके साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, अब बोले कि नहीं मुझे तेरे से दोस्ती खत्म करनी है, मुझे बैलून चाहिए, मुझे खेलना है, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे दे देगा और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कहीं और कर देगा।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। देन नेक्स्ट हमारा स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो में पढ़ा हमने कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या होता है, अब यहाँ पर पोजीशन चेंज हो रही थी नहीं, अब यहाँ पे वो वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे मैंने मान लिया एक डबल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड था, अब यहाँ पे ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन के इस तरफ कौन कौन से ग्रुप अटैच हैं वो चेंज होगा। या फिर ये डबल बॉन्ड पे किस तरीके से घूम रहा है कि पहले यहाँ पे हाइड्रोजन था इस जगह पे, बाद में अगले कंपाउंड में ये हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्काइल था और यहाँ पे क्लोरीन था। ठीक है, अब ये क्लोरीन यहाँ आ गया, हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो पोजीशन चेंज होगी इन कार्बन के आगे पीछे, वो हम पढ़ेंगे स्टीरियोआइसोमरिज्म में। वो मतलब कॉन्फिगरेशन जिसमें कॉन्फिगरेशन चेंज होगी, उन कन्फर्मेशनल जिसमें उसकी कन्फर्मेशन चेंज होगी। यानी कन्फर्मेशन मतलब वो सिंगल बॉन्ड के साथ ही होता है, और जो कॉन्फिगरेशन होता है वो डबल बॉन्ड के आगे पीछे होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल में सिस ट्रांस देखेंगे, और कॉन्फिगरेशन में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जिसमें हम आरएस कॉन्फिगरेशन, इनएंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स देखेंगे। कन्फर्मेशन में देखेंगे हम स्टैगर्ड और इक्लिप्स फॉर्म। ठीक है, तो आगे हम देख रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मैंने क्या बोला, क्यों होती है, ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन। अब ये 4 तरह की होती है, या फिर 2 कार्बन होंगे, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, एंड इस तरफ कोई 2 ग्रुप अटैच होंगे और इस तरफ तो कोई 2 ग्रुप अटैच होंगे, उन पोजीशन के बेस पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आता है। या फिर यही कार्बन की जगह नाइट्रोजन आ जाए, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, 2 नाइट्रोजन आ जाए, या फिर कोई रिंग आ जाए, उसमें हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, जस्ट रिवीजन कर रहे हैं। सिस मतलब अगर सेम साइड पे रहेंगे, ट्रांस मतलब डिफरेंट साइड पे रहेंगे। जैसे मैंने मान लिया ये 2 कार्बन थे, अब इस कार्बन पे पहले, लेकिन पहली पोजीशन क्या है, दोनों जो ग्रुप हैं, एक कार्बन पे जो 2 ग्रुप हैं, डेट मस्ट बी डिफरेंट। क्योंकि वो डिफरेंट रहेंगे तभी हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस तरफ CH3 है और इस तरफ H है, दोनों CH3 होते तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होता, याद रखना। अब ये CH3 इस साइड था और इस तरफ CH3 इस साइड था, तो ये दोनों अपोजिट साइड थे, तो इसको हमने बोल दिया ट्रांस। ठीक है, वही अगर सेम साइड पे होंगे तो हो जाएगा सिस, इस तरीके से। वहीं मैंने क्या बोला, कार्बन की जगह नाइट्रोजन भी आ सकता है। अब नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है ना, वो थोड़ी ज़्यादा मतलब उसका जो एटॉमिक वेट है वो बढ़ जाएगा, या फिर वो ऊपर वाली तरफ ही रहेगा, तो उसकी पोजीशन स्पेसिफाई होती है कि ऊपर वाली तरफ ही रहेगा। तो उसको मैंने अगर नंबर 1 दिया, इसको नंबर 2 दिया, तो सेम इसके भी हम देखेंगे कि इसका जो एटॉमिक साइज है किसका बड़ा है, एटॉमिक नंबर किसका बड़ा है, तो कार्बन का ऑफकोर्स बड़ा है, तो ये 1 ये 2। अब 1 1 दोनों सेम साइड पे, किसका ज़्यादा आ रहा है, सेम साइड पे 1 1, तो सिस आ गया। अगर अपोजिट साइड पे होगा तो ट्रांस आ जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे NH जो होगा, लोन पे ऊपर, तो ये सिस फॉर्म है। ठीक है, अगर लोन पे नीचे चला गया, ऊपर CH3 आ गया या C2H5 आ गया, जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी, तो वो हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब अपोजिट साइड होगा ट्रांस होगा, सेम साइड होगा तो सिस होगा। देन आगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में रिंग में देखेंगे, तो रिंग में मैंने क्या बोला, दोनों कार्बन, अब मैंने जैसे मान लिया ये कार्बन है और इस कार्बन में देखनी है, इस कार्बन में देखनी है, ऐसे मान लो इस कार्बन में देखनी है। अब इस कार्बन के पास 2 ग्रुप तो थे, ए और, अगर कुछ नहीं लिखा है तो मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब वो दोनों डिफरेंट ग्रुप थे, ठीक है, लेकिन इस कार्बन के साथ दोनों ग्रुप तो हाइड्रोजन ही है, तो यहाँ पे क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। सेम यहाँ पे ए प्रेजेंट है, मतलब दोनों पे एक ही ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे ए भी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों की जगह पे हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है ना, क्योंकि कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पे भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ए इस तरफ है, एक ए इस तरफ है, एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है। देन ये जो आइसोमरिज्म है, ये हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों ग्रुप जो हैं वो अलग हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की क्या कंडीशन है कि 2 कार्बन होंगे तो एक कार्बन पे 2 ग्रुप्स मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है, अगर वो सेम साइड होंगे, जैसे मैंने मान लिया ए इस तरफ है और ए इस तरफ है, डिफरेंट साइड, अपोजिट साइड है, दैट इज ट्रांस। और अगर सेम साइड है तो दैट इज सिस। जैसे मान लिया ये वाली जो पोजीशन है, डॉटेड में दिखाते हैं, ये होती है बिलो द प्लेन, और जो वेज में होगी दैट इज अबव द प्लेन। तो एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है, तो ये भी हमारा ट्रांस में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है ZE और C90, मतलब सिस ट्रांस के और भी टाइप है, ZE और C90। अब ये हम कब यूज़ करते हैं, Z का मतलब भी है सिस, E का मतलब भी है ट्रांस। अब हम ऐसा मानते हैं कि दोनों ग्रुप जो होंगे वो सेम तो नहीं रहेंगे, जैसे हम यहाँ पे मान रहे थे कि हमारे 2 कार्बन हैं और अगर इस तरफ CH3 है और इस तरफ CH3 है, तो मतलब ये दोनों ग्रुप सेम थे ना, इसकी पोजीशन पे हम स्पेसिफाई कर रहे थे कि वो सिस है या ट्रांस है। तो अगर ये दोनों अपोजिट साइड थे तो हमारा ट्रांस आ रहा था,
सेम साइड थे तो सिस आ रहा था। लेकिन अब यहाँ पे CH3 की जगह C2H5 हो गया, तो अगर ये ग्रुप ही चेंज हो गया तो प्रायोरिटी कैसे चेंज करेंगे, तो वो सब पढ़ेंगे हम इसमें। तो वो आ जाता है ZD फॉर्म में और C90 फॉर्म में। अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहला, सबसे ज़्यादा जिसका अटोमिक नंबर हाई होगा, अटोमिक नंबर यानी जैसे हमने कार्बन का बोला 6 है, देन नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, ठीक है, तो वो अटोमिक नंबर जिसके ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा दे देंगे, उसको नंबर 1 पोजीशन दे देंगे। मतलब एक को 1 देना है, एक को 2 देना है। तो वो हम कैसे डिसाइड करने वाले हैं, जिसका अटोमिक नंबर ज़्यादा होगा वो। दूसरा, अगर एटम सेम रहेगा, सेम एटम होगा, तो हम नेक्स्ट एटम के लिए जाएंगे और उसका अटोमिक नंबर देखेंगे। आइसोटॉप्स के केस में जिसका मास नंबर ज़्यादा होगा, जैसे C14 C12, तो C14 का मास नंबर ज़्यादा है यानी उसका वेट ज़्यादा होगा, तो वो उसकी पोजीशन स्पेसिफाई हो जाएगी कि वो हमें एज अ प्रायोरिटी ऑर्डर 1 लेना है। देन ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। और अगर दोनों ग्रुप सेम है या फिर दोनों ग्रुप में ऑक्सीजन आ गया, कार्बन आ गया, एक में ट्रिपल बॉन्ड था, एक में डबल बॉन्ड था, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं इस ऑर्डर के हिसाब से। लेकिन जिसके साथ ही ग्रुप बना रहा है, यानी अगर दोनों कार्बन कार्बन होते, एक जगह उसने डबल बॉन्ड बनाया होता, एक जगह उसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया होता, तो हम ट्रिपल बॉन्ड को देते। लेकिन एक तरफ उसने ऑक्सीजन के साथ बनाया और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, ज़्यादा, तो ऑक्सीजन को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, चाहे वो डबल बॉन्ड ही क्यों ना बना रहा हो। ठीक है, तो ये सी डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल जाएगी, सी ट्रिपल बॉन्ड को कम मिलेगी। आगे जैसे कि एक पोजीशन, एक हमने एग्जांपल ली है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे एक तरफ इसके साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ और इस तरफ CH3 जुड़ा हुआ है, सेम यहाँ पे C2H5 जुड़ा हुआ और यहाँ पे H जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करने वाले हैं, C2H5 यानी इसका कार्बन है, तो कार्बन के तो फर्स्ट एटॉमिक नंबर मतलब इसको 1 ही देंगे। यहाँ पे फ्लोरीन और CH3 में किसको देंगे, अब कार्बन पहले आता है या फ्लोरीन पहले आता है, कार्बन पहले आता है, फ्लोरीन पहले आता है, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे फ्लोरीन को एटॉमिक नंबर 1 मिलेगा और CH3 को सेकंड मिलेगा। अब 1 1 सेम साइड है, तो ये कौन सा हो गया, सिस, ठीक है, तो ये हमारा Z हो जाएगा, यानी ये हमारा सिस फॉर्म है, यानी दोनों के दोनों सेम साइड पे है, तो ये हमारा सिस फॉर्म हो जाएगा, यानी Z फॉर्म हो जाएगा। तो इसको हम सिस नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे Z फॉर्म। अगर यही सेम होता, फ्लोरीन इस तरफ होता, C2H4 उस तरफ होता, मतलब 1 1 जो है हमारा अपोजिट साइड पे आता, तो ये हमारा E फॉर्म हो जाता। सेम C90 में भी सेम ही रहता है। C90 में क्या होता है, सिर्फ हम ऑक्साइड्स या फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग आगे हम देखेंगे उसके लिए यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल दे दिया है। मॉलिकुलर वेट को नहीं हम प्रेफर करेंगे, हम इसको अटॉमिक नंबर को करेंगे। अटॉमिक नंबर कैसे होता है प्रोडक्ट टेबल में, दिस इज 5, इसका 6 होता है, इसका 7 होता है, इसका 8 होता है, इसका 9 होता है, इसका 10 होता है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया फ्लोरीन का 9 है और यहाँ पे कार्बन का 6 है, तो हमने 9 वाले को प्रेफर करना है। अब ये बात करते हैं, नीचे की तरफ जाएंगे तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन को हम ज़्यादा मानेंगे, फ्लोरीन को कम मानेंगे। ठीक है, तो हम यही पढ़ने वाले हैं, इतने ही का हम कंपाउंड पढ़ते हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो बस इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या बोला, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में और क्या क्या हम देखते हैं, Z और E। तो सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे NH2 था, NH2 का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो NH2 का 1 नंबर मिल जाएगा, CH3 को 2। देन ब्रोमीन क्लोरीन में किसको मिलेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यानी ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो ब्रोमीन को 1 मिल जाएगा, क्लोरीन को 2। तो 1 1 अपोजिट साइड है, तो E फॉर्म। ठीक है, सेम यहाँ पर भी। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, यहाँ पर देखना, फर्स्ट कार्बन, जो फर्स्ट एटम है दोनों में कार्बन है, इस तरफ भी 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 कार्बन है। कार्बन के सेकंड एटम देखो, नाइट्रोजन, दिस इज नाइट्रोजन, सेकंड एटम भी सेम है, ओके। तो अब एक जगह ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक तरफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ट्रिपल बॉन्ड को हम प्रेफरेंस फर्स्ट देंगे, डबल बॉन्ड को सेकंड देंगे, ये मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर में ही पढ़ लिया था। अगर ऐसा मान लो दोनों तरफ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही नहीं होता, क्योंकि हमें दोनों ग्रुप डिफरेंट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 का हमारा हो गया। अब यहाँ पे CH, ठीक है, सेकंड कार्बन कौन सा है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखना ही नहीं है। कार्बन से एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन को 1 मिल जाएगा, इसको 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये ऑक्सीजन इस तरफ है, ऑक्सीजन इस तरफ है, मतलब अपोजिट साइड पे है, तो ई फॉर्म। मतलब इसमें हम देख क्या रहे हैं कि अगर जो हमारे जिसका वेट ज़्यादा है, यानी अब देखा जाए एटॉमिक नंबर ज़्यादा मतलब वेट ज़्यादा, तो ये जो एटॉमिक नंबर इसका वेट ज़्यादा है और इस तरफ इसका वेट ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से कि जिन दो ग्रुप्स का वेट ज़्यादा है वो अपोजिट साइड पे है, सेम साइड पे है, उसे हम डिटरमाइन करते हैं कि इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म आ रहा है। ठीक है,
तो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म लास्ट है सिन एंटी में क्या होता है, मैंने पहले ही बोला, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, तो उसका लोन पेयर हमेशा ऊपर ही रहेगा, और जो उसके पास ग्रुप होगा दैट इज OH ग्रुप या फिर कोई भी ग्रुप होगा उसको पोजीशन 1 दे दिया, लोन पेयर को सेकंड दे दिया, तो यहाँ पे CH3 को 1 दे दिया, H को 2 दे दिया। अब ये CH3 अपोजिट साइड पे तो एंटी हो गया, तो उसमें लिख सकता हूँ एंटी, और एंटी पोजीशन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, एंटी इथाइल, ठीक है, और इस ग्रुप को क्या बोलता हूँ मैं, कीटोक्साइन, ठीक है, तो होगा एंटी इथाइल, और एंटी पे कौन सा पोजीशन जुड़ा हुआ है, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एंटी मिथाइल है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एंटी इथाइल, क्योंकि एंटी पोजीशन पे कौन सा है, इथाइल, मिथाइल बच गया जो मिथाइल कीटोक्साइन। वहीं अगर मुझे इसको सिन के नाम से देना हो तो सिन मतलब इसके सेम साइड पे कौन सा है, 1 के इस तरफ सेम, तो सिन इथाइल, ठीक है, इस तरफ आ गया CH2CH5, मतलब यहाँ पे C2H5 नीचे की तरफ है और ये भी नीचे की तरफ है, तो सेम साइड पे है, तो मैं सिन नाम दूंगा, तो सिन में कौन सा है, मतलब सेम साइड पे कौन सा ग्रुप है, इथाइल, वो पहले लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा एंटी मतलब अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड पे कौन सा ग्रुप है, इथाइल, तो जगह सिन इथाइल मिथाइल कीटोक्साइन, ठीक है, या फिर इसको उल्टे हिसाब से लिखना हो तो एंटी मिथाइल इथाइल कीटोक्साइन भी लिख सकते हैं, मतलब इससे पता चल जाता है कि इस नाम के बेसिस पे इसका जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी, ठीक है। डेट्स ऑल अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। उसके बाद हमने देखा था ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म सिस ट्रांस, तो यहाँ पे ये 2 कार्बन मान लो, दिस कार्बन, अभी दोनों डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक का मुंह इस तरफ है और एक का इस तरफ है, तो ये ट्रांस हो गया, मतलब क्योंकि ये कार्बन इस तरफ मुंह करके बैठा है, इस तरफ मुंह करके ट्रांस हो गया। सेम यहाँ पे मान लो ये कार्बन, अब ये वाला कार्बन ऊपर की तरफ है, ये वाला कार्बन ऊपर की तरफ है, तो रिंग में डिटरमाइन करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि दोनों का हम देख लेंगे कि डबल बॉन्ड के वो किस तरफ है, तो ये दोनों ऊपर की तरफ थे, सिस थे। अगर वेज फॉर्म में होगा, दोनों वेज फॉर्म में होंगे, यानी इस तरह से अबव द प्लेन होंगे तो सिस हो जाएगा, एक अबव द प्लेन होगा, एक बिलो द प्लेन होगा, यानी एक डॉटेड में होगा तो ट्रांस हो जाएंगे, ठीक है। देन ये वही बात है, ये जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, एक इस तरफ है एक तरफ है ट्रांस, दोनों इस तरफ है सिस, एक इस तरफ है एक इस तरफ है एक इस तरफ है ट्रांस, दोनों इस तरफ है एक इस तरफ एक इस तरफ, दोनों सेम है तो सिस, ठीक है, तो इससे याद रखना है। वो जैसे कि प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज के लिए मैंने ट्रिक बताई थी, डब्लू की सिस्टर सोनाली, ठीक है, तो अब बबलू से बॉइलिंग पॉइंट, डब्लू से डाइपोल मूवमेंट, सिस मतलब जो सिस फॉर्म है, और सोनाली मतलब सॉलिबिलिटी, तो ये जो चारों हैं ये किसकी फॉर्म में, मतलब ये जो अगर सिस फॉर्म होगी कोई भी, मतलब जैसे मान लिया दिस इज सिस फॉर्म, ठीक है, तो इस सिस फॉर्म का, और ये हमें इसकी ट्रांसफॉर्म, ठीक है, तो अब ये बोलता है कि बताओ बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज़्यादा होगा ट्रांस का ज़्यादा होगा, मतलब अगर पूछ लेगा बॉइलिंग पॉइंट किससे ज़्यादा होगा, तो याद रखना सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्यों, बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है, सॉलिबिलिटी पूछ रहा है। वहीं अगर बाकी प्रॉपर्टीज आएगी, जैसे मेल्टिंग पॉइंट किससे ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, तो वो ट्रांस की ज़्यादा होती है। तो सिस की याद रखना, बस क्या याद रखना है, बब्लू डब्लू की सिस्टर सोनाली, लेकिन यहाँ पे स्टेबल का मतलब ये है कि इसकी ज़्यादा होगी, यानी सिस इज सिस हैज़, जस्ट ए सेकेंड, इसको ऐसे लिखेंगे, cis has more, if it increased, more boiling point, dipole moment, या फिर solubility, और किससे ज़्यादा है, देन ट्रांसफॉर्म से, ठीक है। ये मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है वीडियो में, एक बार चेक कर लेना। अभी के लिए बस मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि किस तरीके से आ रहा है, डब्ल्यू की सिस्टर सोनाली, डाइपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोलिबिलिटी, सब किसका ज़्यादा होता है, सिस फॉर्म का ज़्यादा होता है, ट्रांसफॉर्म का कम होता है, और ट्रांसफॉर्म का क्या क्या ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, ये सब, ठीक है। एंड द लास्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो कैलकुलेशन के लिए हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक होती है असिमेट्रिकल, एक होती है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब कोई भी ऐसी हम ले लेंगे, सॉरी, तो जैसे मैंने मान लिया ये मेरे पास है, ठीक है, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो मैं इसको अगर बीच से काटूंगा तो दोनों डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट है एक ही, मतलब एक सिमेट्रिकल अल्केन मिलने वाली है, तो ये हमारा सिमेट्रिकल होगा। और अगर यहाँ पे मैंने मान लिया एक डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो अगर इसको काटूंगा तो सिमेट्रिकल मिल रही है, नहीं, तो ये सिमेट्रिकल है। तो ए सिमेट्रिकल के लिए सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे 2 की पावर n, n मतलब कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ बचेगा 1 2 3, तो 2 की पावर 3 मतलब 2 2 का 4 4 2 का 8, तो यहाँ पे इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बनने वाले हैं, 8,
ठीक है। सिस ट्रांस कहाँ पे, मतलब एक बारी क्या होगा, ये पोजीशन पे सिस ट्रांस बन जाएगा, एक बार ये पोजीशन पे सिस ट्रांस बन जाएगा, एक बार ये पोजीशन पे सिस ट्रांस बन जाएगा, फिर 2 कार्बन के बेसिस पे करके वो हमारा आ जाता है कि कितने हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बनने वाले हैं। सिमेट्री के केस में क्या होगा, अब मैंने मान लिया यहाँ पे मेरे पास 2 कार्बन थे, ठीक है, तो एक कार्बन इस तरफ, एक तरफ कार्बन इस तरफ, तो क्या करूंगा, सबसे पहला 2 की पावर n-1, यानी 2 की पावर n-1 कितने नंबर में प्रेजेंट है, तो 2 की पावर 2-1, ये हो गया 2-1 का 1, तो मतलब 2 प्लस 2 की पावर p-1 क्या होगा, p क्या होता है, अगर नंबर ऑफ कार्बन इवन है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन है या फिर ऑड है, अगर वो इवन होंगे तो p इज इक्वल टू n/2, अगर ऑड होंगे तो p इज इक्वल टू n+1/2, ठीक है, क्योंकि हमने 2 से डिवाइड करना है, तो अगर मैंने मान लिया ऑड नंबर, जैसे मैंने मान लिया 5 ऑड नंबर है, तो 5 को 2 से डिवाइड करूँगा तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो ऐसा याद रखना, +1 कर दूंगा फिर 2 करूंगा, +1 कर दूंगा फिर 2 करूंगा, +1 कर दूंगा फिर 2 करूंगा, ऑड के केस में। इवन के केस में सिंपल उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो जो p आ जाएगा उसको माइनस कर दूंगा, 2 की पावर p-1, तो ये फॉर्मूला में याद रखना ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होता है सिमेट्रिकल एल्कीन्स के केस में, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, ठीक है, तो ये हो जाएगा, p की वैल्यू क्या आ जाएगी, इवन है तो 2/2, मतलब 2/2 इज इक्वल टू 1, तो 1-1 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो होगा 1, 2 + 1 3, तो मतलब इस केस में सिर्फ इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म 3 बनने वाले हैं। समझ में आया, इस तरीके से हमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म निकालने होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया ये हमारी एग्जांपल थी, तो हमारी सिमेट्रिकल एल्कीन है क्योंकि इसको हम काटेंगे तो इस तरीके से 2 की पावर n-1, 2 की पावर 2/2, ठीक है, वो सेम ही है 3। अब जैसे मैंने मान लिया ये, तो यहाँ पे इसके 5 इसके बॉन्ड थे, और ये हमारी है असिमेट्रिकल एल्कीन, 5 है ना, 5 बॉन्ड काटेंगे बीच से कट जाएगा, सब बना देते हैं 1 3 4 5 जैसे CH3, ठीक है। तब अगर मैं यहाँ से काटूंगा तो सिमेट्रिकली कट रही है ना, तो घूमी हो जाता है, सिमेट्रिकल कट रही है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 2 की पावर n-1 यानी 5-1, 2 की पावर 4, 2 की पावर, अब ये 5 है तो 5 + 1/2, क्यों मैंने बोला, अगर और नंबर को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट नहीं लाना मैंने, तो 5 + 1/2 इज इक्वल टू 5 + 1 6, 6/2 इज इक्वल टू 3, 3 - 2 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, मतलब 2 को 4 बार लिखना है, 2 to 4, 4 × 16, 16, 2 को 4, 16 + 4 14 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हमें इस केस में मिलने वाला। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में तो लिख देना ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म हमने लास्ट क्लास में बताया था, मतलब ऐसा मानना कि एक बच्चा जो है, एक साधारण सा बच्चा है, ठीक है, अब वो बच्चा जो है वो अपने घर पे है तो बहुत ज़्यादा वो खेल कूद करता है, शरारतें नहीं करता है, बहुत मतलब वो बिगड़ेल बच्चा है, तो वो हर डायरेक्शन में जाता है, यहाँ पे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, लेकिन अगर अगर उसको हम कहीं पे बाहर ले जाते हैं या फिर उसको कहीं बाहर हॉस्टल में छोड़ देते हैं, फिर अपने घर से बहुत दूर चला जाता है, तो वो एकदम शांत हो जाता है, मतलब जैसा उसका नेचर था वैसा नहीं रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, या तो वो प्लेन पोलराइज लाइट हो गई, ठीक है, फिर उसको हम पास करते हैं, तो अब वो प्लेन पोलराइज लाइट या तो रोटेट करेगी या तो रोटेट नहीं करेगी, यानी अब वो या तो किसी से बात ही नहीं करेगा जाके वहाँ हॉस्टल में, या फिर अगर बात करेगा तो या तो लड़कों से करेगा या लड़कियों से करेगा, ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था इसी में ही। तो अब अगर वो किसी से बात ही नहीं करेगा तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो बात करेगा लड़कियों से या लड़कों से, वैसा मान लो अगर वो लड़कियों से बात करता है, ठीक है, तो अब जो लड़कियों से बात करेंगे तो लड़के उसको क्या बोलेंगे कि वो तो एंटी है, मतलब अपोजिट है हमारा, और लड़कों से बात करेगा तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, मतलब लाइक होता है ना, दोस्ती बारी में पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और लड़कियों से बात करेगा तो एंटी उसको बोलेंगे, और बाद में फिर पहले से याद रखना से लव शर्फ के चक्कर में पड़ जाएगा, प्यार वार के चक्कर में पड़ जाएगा, कोई लड़की उसको मिल जाएगी और लड़के तो उसको एंटी बोलेंगे ही, तो वो एक तरफ से उनके हिसाब से वो नेगेटिव साइड पे जा रहा है, तो वो फिर बोलेंगे कि भाई ये तो बन गया जोरू का गुलाम। तो ये SAL से याद रखना, SALE से यानी जोरू का गुलाम। अब इसे क्या है, ऐसे मतलब
एस फॉर्म, ए से मतलब एंटी क्लॉकवाइज और एल से लेवो रोटेटरी। तो ये ट्रिक है याद रखने की, सेल। ठीक है, तो क्या होता है जब हम ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो वो प्लेन पोलराइज लाइट हो जाती है। फिर उसको जब हम सोल्यूशन से लाइट पास करते हैं तो या तो वो रोटेट नहीं करेगा तो वो जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर वो रोटेट करेगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। एंटी मतलब लेफ्ट साइड में पड़ेगा। ठीक है, तो लेवोरोटेटरी, तो उसको हम बोलेंगे लेवोरोटेटरी यानी माइनस साइन से डिनोट करेंगे। एंड उसी को हम एस फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आर फॉर्म बोलते हैं। तो अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो डेक्सरोटेटरी, दैट इज प्लस फॉर्म। ठीक है, ये हो गया स्टीरियोसोमरिज्म। अब स्टीरियोसोमरिज्म में क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी देखना पड़ता है। तो दोनों ही एब्सेंट होनी चाहिए, मतलब ना तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए ना ही उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, यानी जैसे मैंने मान लिया ये CH3 है, ये कार्बन कार्बन का 4 कार्बन का चेन है। अब इन 4 कार्बन पे इस तरफ OH है, इस तरफ OH, तो यहाँ पे हमें सिमेट्री दिख रही है, यानी ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। वही मैंने मान लिया कि इस तरीके से कंपाउंड था। ठीक है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है। तो अगर मैं इसको सेंटर से काटूंगा, इस तरीके से प्लेन से काटूंगा, सेंटर से काटूंगा, तो हमें सिमेट्री नहीं दिखनी चाहिए इन, अगर हमें कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव बनाना है। तो यहाँ पे अगर दोनों दिख रहे हैं तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एक दिख रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दोनों ही नहीं दिखने चाहिए टू बिकम अ कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव। और यहाँ पे हमारा कायरल कार्बन कंसेप्ट होता है, मतलब वो कार्बन जिसके चारों कार्बन अपोजिट, मतलब चारों कार्बन डिफरेंट होने चाहिए। मतलब इस कार्बन के एक OH ग्रुप जुड़ा है, एक मिथाइल जुड़ा है, इथाइल जुड़ा है, कैच जुड़ा है, तब भी इसमें ऑप्टिकली जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देखने को मिलेगा और ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो पाएगा। ठीक है, तो हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में देखते हैं। यहाँ पे हमें कंसेप्ट आता है इनैंशियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स। इनैंशियोमर्स क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस यानी दो मिरर इमेजेस हैं बट एक दूसरे के ऊपर हम सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे मैंने मान लिया इस तरफ मैं खड़ा हूँ, इस तरफ एक कार्बन खड़ा है। ठीक है, अब अपनी एग्जाम्पल तो ले नहीं सकते। अब इसका जो मिरर में साइड दिखेगा, लेफ्ट साइड इस तरफ दिखेगा और राइट साइड उस तरफ दिखेगा। तो मतलब अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पे सुपर इम्पोज करूँगा तो ये सेम नहीं है, लेकिन एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, मतलब है सेम ही है, लेकिन इस तरफ जो इसका राइट हैंड था वो अब इस तरफ है। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया इस तरफ OH था, वो इस तरफ है, मिरर इमेज है। ब्रोमीन इस तरफ था, वो इस तरफ है। तो मतलब इसको यहाँ से उठा के, इस कार्बन को यहाँ से उठा के एकदम ऐसे यहाँ पे रख दूंगा तो यहाँ पे Br आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। तो मतलब ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है बट मिरर इमेजेस हैं, इसलिए ये इनैंशियोमर्स। ठीक है, और एक और सेम ही रहेगा, जैसे ये बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल सेम है, मिरर इमेज है नहीं, सुपर इम्पोज भी कर सकते हैं, तो ये हो जाता है आइडेंटिकल। और अगर डिफरेंट आ जाएगा, यानी ये ब्रोमीन इस तरफ है, ठीक है, अब ये ब्रोमीन इधर से इधर आ गया, मतलब ये ब्रोमीन की पोजीशन चेंज हो गई। अब सुपर इम्पोज भी नहीं कर सकते और ना ही मिरर इमेज है, मिरर इमेज भी नहीं है। देखो जरा, एक तरफ H इधर, एक तरफ Br इधर, मतलब इसने अपनी पोजीशन चेंज कर दिया, तो ये डायस्टेरियोमरिज्म है। तो यहाँ पे दो तरह का मिलता है, डायस्टेरियोमरिज्म और इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर इज अ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, फिर मैंने बोला यहाँ पे हमारे मीजो कंपाउंड्स का रेसिमिक मिक्सचर आएगा। मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें दो से ज़्यादा कैरल कार्बन होंगे। कैरल कार्बन तो है, लेकिन यहाँ पे COS POS यानी क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, मैंने बोलता प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। बट अगर वो प्रेजेंट है, यानी यहाँ पे क्या है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो वो प्रेजेंट होने की वजह से एक ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो जाता है। ठीक है, OIA ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों हो जाता है, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। तो इस कंपाउंड को हम ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल देते हैं और इस कंपाउंड को नाम दे दिया हमने मीजो कंपाउंड्स। वही रेजिमिक मिक्सचर, रेजिमिक मिक्सचर में क्या होता है, ड्यूल एल फॉर्म इक्वल रहती है, यानी एक तो डेक्सट्रोरोटेटरी, एक लेवोरोटेटरी, यानी जो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं आधे और कुछ आधे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अब उस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, उस मिक्सचर को हम ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे, क्योंकि उसमें इक्वल मात्रा में एंटी लोग भी हैं और वैसे लोग भी हैं जो डेक्सट्रोरोटेटरी घूम रहे हैं और लेवोरोटेटरी घूम रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बट क्यों, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है कि मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, या दो कंपाउंड दे देगा तो बोल देगा ये मीजो कंपाउंड है कि नहीं है। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो वो हमें याद रखना है। फिर हमें बोलता है R&S कॉन्फ़िगरेशन, उसके लिए हमें एक याद रखना है सेल। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल अटोमिक नंबर के बेस पर एक नंबर देंगे। जैसे इन चारों में सबसे ज़्यादा अटोमिक नंबर किसका है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन का, ओके, ब्रोमीन को 1 दे दिया। सेकंड क्लोरीन का, ठीक है, क्लोरीन को सेकंड दे दिया। थर्ड ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन को थर्ड दे दिया, और हाइड्रोजन को तो फोर्थ है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 से 3 की तरफ हम घूमेंगे। तो 1 से 3 की तरफ जब हम घूमते हैं तो ये कुछ इस तरीके से घूमेगा, 1 से 3 की तरफ ऐसे। तो ये हमने देखने डायरेक्शन क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, अरे ये तो क्लॉक की तरह चल रहा है, तो क्लॉकवाइज है, तो यानी ये हमारा
क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, अब क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हमने इस सेल के वर्ड में जाना है और कहीं नहीं जाना है। बट इसमें क्या याद रखना है, एच हॉरिजॉन्टल। अगर हमारा एच यानी हाइड्रोजन हमारा हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मतलब ये है वर्टिकल, तो कुछ करना नहीं है। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल है तो जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही है उसका अपोजिट लिखना है, मतलब जो आंसर आ रहा है वो आंसर नहीं होगा, उसका अपोजिट होगा। ठीक है, तो पहले मैंने मान लिया एच जो था वो हॉरिजॉन्टल था नहीं, तो मैंने अपनी ट्रिक लगाई SALE। ठीक है, तो SA याद रखो, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एस फॉर्म। तो यहाँ पे ये क्या है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मतलब एस फॉर्म तो नहीं होगी, तो एस चला गया क्रॉस आर, तो ये हो गया हमारा आर फॉर्म। सिंपल। यहाँ पे भी वैसे ही पोजीशन दी 1 2 3, भाई ये तो घूम रहा है क्लॉकवाइज, लेकिन एच हॉरिजॉन्टल है, तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो SALE लिखा, SALE मतलब ये तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस होता है, तो क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, आर होगा, तो ये आर हुआ। लेकिन एच हॉरिजॉन्टल था तो ये एस फॉर्म है। बस इतना से काम करना है, ये हमारे आर एस कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। क्योंकि पेपर में पूछेगा कि बताओ आर एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालता है। ठीक है, सिंपल, बस वैसे ही करना है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन आ जाते हैं, तो भाई जो कार्बन, एक ये कार्बन है, इसका 1 पोजीशन दिया, अब इस कार्बन को सेकंड पोजीशन दूँ, इस कार्बन को सेकंड पोजीशन दूँ, मैंने पहले ही बोला था। पहले देखो अटॉमिक नंबर, अटॉमिक नंबर भाई इसका भी कार्बन है, इसका भी कार्बन है। ठीक है, सेकंड नंबर, सेकंड आइटम पे जाओ, इस पे आता है क्लोरीन, सॉरी ब्रोमीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। इसके आता है CH3, तीनों हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का अटॉमिक नंबर कम है, ब्रोमीन का क्लोरीन का ज़्यादा है, तो इसको, इस कार्बन को सेकंड पोजीशन दे दो। ठीक है, इस कार्बन को सेकंड पोजीशन दे दो, इस कार्बन, तो सेकंड पोजीशन क्या है, थर्ड पोजीशन क्या है, यहाँ से घुमाओ 1 2 3, तो ये कौन सा घुमा, क्लॉकवाइज घुमा, क्लॉकवाइज घुमा। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, वर्टिकल है, मतलब क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, SALE। एक और फुल फॉर्म है RDC, बट वो अगर नहीं याद रहती है तो SALE याद रखना, SALE SALE SALE। ठीक है, सेल। तो ए एंटी क्लॉकवाइज, अब ये क्या घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज के लिए क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए S है, इसके लिए R आ जाएगा। H हॉरिजॉन्टल है तो क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। सिंपल, ऐसा हो गया। वैसे ही सबका निकालना है, ये इधर से घुमाना है, ये ब्रोमीन क्लोरीन है, ब्रोमीन को 1 दे देंगे, क्लोरीन को 2 दे देंगे। थर्ड हमारा कार्बन है, कार्बन को फर्स्ट आइटम देखो, उसके बाद ये नहीं पूरा देखो इसका बल्कि ग्रुप है तो उसको 1 दे दिया, नहीं, पहले फर्स्ट कार्बन को देखो। पहला फर्स्ट आइटम कौन सा है, कार्बन, तो कार्बन की एटॉमिक नंबर ज़्यादा है ब्रोमीन का, भाई ब्रोमीन का ज़्यादा है, तो ब्रोमीन को फर्स्ट दो 1 2 3, तो इस तरीके से घुमा दो 1 2 3। जब ऐसे घुमा तो क्या घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। हाइड्रोजन वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल है, वर्टिकल है मतलब स्विच नहीं करना है। क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज के लिए क्या हो जाएगा, आर, तो ये वाला हो जाएगा आर फॉर्म। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से हो जाएगा। बस ये इसने मिरर इमेज बनाई है, तो RS मतलब जो इनएंशियोमर्स है उसका जो SR फॉर्म है वो RS में कन्वर्ट होता है। क्यों, क्योंकि भाई मिरर इमेज है ना। ठीक है, जैसे करने के लिए कर दिया तो OH यहाँ पे था, CH3 CH2 Br, तो इसको सेकंड पोजीशन मिल जाएगी, इसको थर्ड मिल जाएगी, इसको 1 मिल जाएगी। 1 2 3 कैसे घुमा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज SALE। एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, S होता है, लेकिन H क्या है, हॉरिजॉन्टल, तो ये हो जाएगा R, अपोजिट लिख देंगे, सिंपल। तो मतलब ऐसे यहाँ से आर्मी कन्वर्ट हो गया। सेम यहाँ पे ब्रोमीन क्लोरीन हाइड्रोजन था, पहले दिया ब्रोमीन को 1, क्लोरीन को 2, इसको 3, ये ऐसा घूमा। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के लिए लेकिन हाइड्रोजन से वर्टिकल है, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, S। ठीक है, एच हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, वर्टिकल है, तो मतलब एस का ऐसे ही रहेगा, तो ये होगा एस। अब यहाँ पे देखो इसकी जो मिरर इमेज है वो आर थी, अब एस हो गई, ये एस थी वो आर हो गई। तो वही मैं बताने के एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एनेंशियोमर्स में क्या होता है, जो एस आर फॉर्म होती है वो आर एस में कन्वर्ट हो जाती है, एस आर आर एस में, वही आगे लिखा होगा। आइडेंटिकल में क्या होता है वो सब, तो आइडेंटिकल में क्या होता है, आर आर ही रहेगा, एस एस ही रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ चेंज ही नहीं कर रहे। आर आर ही रहेगा, एस आर ही रहेगा। ठीक है, ओके। इन एंजियोमर्स में क्या होगा, आर एस में हो जाएगा, एस आर में हो जाएगा। और अगर 2 कार्बन कंपाउंड होगा, मतलब 2 कॉन्फ़िगरेशन होंगे उसमें, तो आर एस एस में होना चाहिए, आर एस आर में होना चाहिए, एस आर एस में होना चाहिए। ठीक है, या फिर एस एस बोलो तो एस एस में किस में हो जाना चाहिए, आर में हो जाना चाहिए। ठीक है, और डायस्टेरियोसोमर में तो एक में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, 2 में, जैसे आर है, तो आर के लिए हम एस एस नहीं बनाएंगे क्योंकि वो इनएंजियोमर हो जाएगा। तो और जितने कंपाउंड बचते बना दो, आर एस बना दो, एस आर बना दो। वैसे ही एस आर के लिए हम आर एस नहीं बनाएंगे, आर बना दो, एस एस बना दो। तो अगर ये कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम्हें नहीं पता चलता है कि भाई ये जो कंपाउंड है दिया है इन्होंने, ये डायस्टेरियोसोमर है या आइसोमर है, ठीक है, फिर CH3 है, यहाँ पे C2H5 है। ठीक है, क्योंकि मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं डाल रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता है कि भाई ये डायस्टेरियोसोमर है या आइसोमर है, तो मेरे पास 2 कंपाउंड है। यहाँ पे है ब्रोमीन, दिस क्लोरीन, OH OH
CH2 CH3 2H5। इन केस अगर उसकी पोजीशन सेम नहीं है तो ठीक है, तो क्या C2H5। अब यहाँ पे तो सामने दिखने से पता चल रहा है अपोजिट है, लेकिन अगर यहाँ पे भी मैं मान लेता हूँ OH, यहाँ पे H था और यहाँ पे H था, ठीक है, OH OH H H। अब मुझे नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगा। भाई मान लो ये R आया और ये R आया, ये वाला भी R आएगा, बट ये वाला S आया। अब मुझे पता है जब R S में चेंज हो जाए तो क्या होता है, R शुड बी SS अगर इसका इनैंशियोमर बनाना है, और अगर इसका आइडेंटिकल निकालना है तो R ही होना चाहिए, लेकिन ये RS में चेंज हुआ तो मतलब ये हमारे डायस्टेरियोसोमर है। तो मतलब हम इसकी R एंड S कॉन्फ़िगरेशन से भी पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन से आइसोमेरिज्म हमें देखने को मिल रहा है। R आइसोमेरिज्म देखने को मिल रहा है, R है, S फॉर्म है, उसके हम पता लगा सकते हैं कि इनैंशियोमर्स है या फिर डायस्टेरियोसोमर है, ठीक है, इजीली फॉर्म करने के लिए। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लास्ट है हमारे पास DL ऑन L कॉन्फ़िगरेशन, जो हम यूज़ करते हैं हमारे बायोमॉलिक्यूल्स यानी ग्लूकोज में बस ठीक याद रखना डॉक्टर अल्कोहल, डॉक्टर अल्कोहल, डॉक्टर अल्कोहल, डॉक्टर अल्कोहल। तो पहली ट्रिक तो यही है, दिस कार्बन मस्ट बी कायरल, यानी इसके चारों ग्रुप, यानी ये जो कार्बन है चारों तरफ से अलग अलग लोगों से जुड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, जो इसके अलग अलग ग्रुप के जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं उसकी पोजीशन, जैसे मान लिया CH2 C2H5OH है। अब CHO में देखूंगा मैं, CHO मतलब CHO यानी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये OH है, तो पहले ऑक्सीजन को फर्स्ट नंबर दे दिया। अब दोनों ही कार्बन थे, अब मैंने देखा यहाँ पे सेकंड पोजीशन कौन सा है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे सेकंड नंबर कौन सा है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पे था इसके पास डबल बॉन्ड, क्योंकि CHO कैसे होता है C डबल बॉन्ड OH, और C2H5 कैसे होता है CH2OH, है दोनों में कार्बन ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा O, और यहाँ पे CH2OH, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको नंबरिंग दे दूंगा, इसके लोग घुमा दूंगा, घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, अच्छा हॉरिजॉन्टल, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है SALE, बार बार लिखो और पता चल जाएगा। तो ये कौन सा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए S होता है, लेकिन ये यहाँ पे मेरा अच्छा हॉरिजॉन्टल, तो ये हो जाएगा R, ठीक है, RDC, या फिर RDC याद रखते हैं या फिर SALE याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा DNL कॉन्फ़िगरेशन हम यूज़ करते हैं फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स। तो डॉक्टर अल्कोहल मतलब अगर R आएगा तो D फॉर्म होगा, ठीक है, अल्कोहल्स के लिए, तो ये याद रखना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। नेक्स्ट है एरिथ्रोथ्रियो, एक छोटा सा पॉइंट है, एरिथ्रो में क्या होता है E बनेगा, यानी दोनों सेम तरफ होंगे तो E एरिथ्रो, थ्रियो मतलब कुछ इस तरीके से, तो एक को इस तरफ है एक को इस तरफ है, तो ये 3 फॉर्म हो गए, तो ये पेपर में नहीं पूछता है फिर भी। लास्ट है हमारे पास कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में देख लिया, दो कार्बन थे, मतलब दो लोग थे, उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छे से थी। अब वो दोनों अपनी फ्रेंडशिप नहीं तोड़ने वाले हैं, बस वो बोलेगा कि भाई तू बता तेरे साथ और कौन कौन से दो लोग जुड़े हुए हैं, ये बोलेगा ठीक है तू बता तेरे साथ और कौन कौन से दो लोग जुड़े हुए हैं। तो अब ये क्या करेंगे, उसके हिसाब से घूमेंगे, यानी यहाँ पर मैंने मान लिया इसकी एटॉमिक नंबर हाई था, इसकी मतलब इसका वेट ज़्यादा था और इसका वेट इस तरह ज़्यादा था, तो ये बस ये बोलेगा कि हाँ तू इस तरफ है मैं इस तरफ हूँ, तो हमारी जो है वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, हम सिस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हो गया सिस ट्रांसफॉर्म आइसोमेरिज्म। और जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म ने क्या देखा कि वो R कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट कर रहा है या B कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें हमने सिंपल देखा कि एक कार्बन जो था पहले तो वो कायरल होना चाहिए, उसके बाद वो दूसरा कंपाउंड कैसे बनाएगा, मान लीजिए ये कार्बन है, तो दूसरे कंपाउंड कैसे बनाएगा, वो उसकी पोजीशन पे बेस पे, मतलब अब जो OH इस तरफ था वो OH इस तरफ चला गया, तो हमने यहाँ पे दो तीन तरह के कंपाउंड देखे, एक इनैंशियोमर्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, दूसरा डायस्टेरियोसोमर्स, तीसरा आइडेंटिकल, जो बिल्कुल सेम रहेगा तो आइडेंटिकल है, एक दूसरे के सेम रहेगा लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है, तो वो हमारा हो जाएगा इनैंशियोमर्स, और डायस्टेरियोसोमर्स तो हमने देख ही लिया, ठीक है। तो उसमें मैंने मान लिया कि यहाँ पे एक कंपाउंड था, तो दूसरा कंपाउंड उसने जो फॉर्मेशन करा, मतलब यहाँ पे OH इस तरफ थे दोनों, इन दोनों कार्बन्स ने OH इस तरफ जुड़े हुए थे, और वो बाद में बोलेगा कि ठीक है मैं इस तरफ ले आता हूँ, या फिर बोलेगा कि ठीक है मैं एक इस तरफ लाऊंगा एक इस तरफ नहीं लाऊंगा, तो बस उसकी मर्जी है, ठीक है। तो इस तरीके से अब अलग कंपाउंड बन जाएगा, तो वो हम पढ़ते हैं किसमें, स्टीरियोसोमरिज्म में, यानी हम कह सकते हैं इनैंशियोमर्स या डायस्टेरियोसोमर्स। अब लास्ट है हमारे पास दैट इज कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जस्ट लेट मी इरेज दिस, ओके। अब यहाँ पे क्या है, एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब एक कार्बन ये है मेरा, एक कार्बन ये है, ठीक है, इन दोनों ने बॉन्ड बनाया है, मतलब दो बच्चे हैं, दिस इज वन कार्बन दिस इज सेकंड कार्बन। अब ये बोलेगा कि ठीक है मेरे पास यहाँ पे
3 एटम जुड़े हुए हैं, ये बोलेगा ठीक है मेरे पास भी यहाँ पे 3 एटम जुड़े हुए हैं। लेकिन अब ये दोनों बच्चे एक दूसरे के पीछे खड़े हैं, ठीक है, एक यहाँ पे खड़ा और एक इसके आगे खड़ा है। अब वो बॉन्ड जो है, अगर दोनों इस तरह से, मैं ऐसे मान लो कि 2 बच्चे जो हैं वो इस तरीके से स्कूल जा रहे हैं। अब दोनों, एक बोलेगा कि मुझे भी हाथ ऐसे रखना है, एक बोलेगा मेरे को भी हाथ ऐसे रखना है, और एक बोलेगा ठीक है तू ऊपर रख दे मैं नीचे कर दे। मतलब जैसे मान लो कि ये जो कार्बन है, अगर ये बोले कि मुझे ऐसे हाथ रखना है और ये बोले मेरे को भी ऐसे हाथ रखना है, तो उनके जो हाथ हैं वो अड़ेंगे, ठीक है। तो स्टेबल कैसे होगा? अगर ये बोले ठीक है तुम ऐसे रख दो मैं ऐसे रख देता हूँ, तो वो स्टेबल हो गया। तो बस उसकी पोजीशन के बेस पे हमें कन्फर्मेशन देखने को मिलता है, यानी एक कार्बन ये है और एक कार्बन बिल्कुल इसके पीछे है, और इन तीनों के 3 बॉन्ड है, यानी H3, इसके भी H3 है उसके भी H3 है। अब ये क्या कर सकता है, जिस तरीके से इसने अपने H3 को टिकाया हुआ, मतलब इसने अपने H3 को इस तरीके से रखा था 1 2 3, अब पीछे वाला बोलेगा तूने ऐसे रखा तो मैं भी ऐसे रखूंगा, मैं भी तुझे कॉपी करूंगा। लेकिन ये नहीं मान रहा है कि इन दोनों कार्बन के बीच में जो ये अपना H3 अगर ऐसे रखेगा, ठीक है, अभी सिर्फ इस H3 पे फोकस करो, दिस वन। तो अगर ये दोनों सेम रखेंगे तो इनके बीच में एक स्ट्रेन बढ़ेगा, ठीक है, एक टॉर्शन स्ट्रेन बढ़ेगा, उस स्ट्रेन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी आएगी या डिस्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। और अगर इसी के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं डायहेड्रल एंगल, तो वो डायहेड्रल एंगल अगर स्टेबल रहेगा, मतलब इसने अपने अगर सेम पोजीशन पे रखे हैं तो एक स्ट्रेन बढ़ रहा है, मतलब अब वो जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है वो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, तो ये वाली फॉर्म जो है स्टेबल नहीं रह पाएगी। लेकिन वही अगर ये बोले कि ठीक है भाई अगर तू ऐसे रहना चाह रहा है तो मैं तेरे अपोजिट तरफ रखूंगा, मतलब ये जो कार्बन है अगर ये ऐसे रख रहा है तो ये बोलेगा ठीक है मैं नीचे रखता हूँ, तू ऐसे रख रहा है तो मैं पीछे रखता हूँ, ठीक है, तो अगर ऐसे रख रहा है तो मैं ऊपर रखता हूँ, ठीक है। इस तरीके से वो अपोजिट अगर उसका काम करेगा, जैसे यहाँ पे इसने बोला ये कार्बन एक था, एक इसके बिल्कुल पीछे था, ये आगे वाले 3 कार्बन इसके हैं, डॉटेड वाले पिछले वाले के हैं। और पिछले वाले ने क्या किया, बिल्कुल उसकी पोजीशन पे नहीं रखे हैं, उसने अपने कार्बन को एकदम सेंटर में रखा है, यानी इसका और इसका बीच का एंगल एकदम 60 डिग्री पे रखा है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेबल फॉर्म हो गई, दैट इज स्टेगर्ड फॉर्म। स्टेगर्ड फॉर्म इज स्टेबल, ऐसे स्टेबल ऐसे स्टेगर्ड। स्टेगर्ड फॉर्म इज अ स्टेबल फॉर्म जिसमें हमारा डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री होगा या फिर एक अच्छी सी पोजीशन पे होगा, और यहाँ पे एकदम वो एक दूसरे से जुड़े होंगे, दैट इज एक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के साथ मतलब अब वो अड़ गए हैं। जैसे 2 क्लास में बच्चे होता है ना कि तू ऐसे करेगा तो मैं भी ऐसा करूंगा, तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं आती है। स्टेबिलिटी कब आती है, एक बोलेगा कि ठीक है मैं ऐसे कर रहा हूँ तो तू ऐसे कर दे, ठीक है, अच्छे से काम करने से। तो होगा इथेन। इथेन मतलब 2 कार्बन जिसमें 6 हाइड्रोजन होंगे। बट ब्यूटेन, यानी अगर इस कार्बन इस हाइड्रोजन की जगह में CH3 जोड़ दूं, यानी इस बैलून की जगह एक और नया कार्बन आ जाए, और यहाँ पे इस कार्बन की जगह पे एक और नया CH3 आ जाए, ठीक, इतना तो समझ गया कि स्टेगर्ड फॉर्म स्टेबल है। लेकिन अगर ये CH3 और ये वाला CH3 इन दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, या फिर ये CH3 यहाँ से अगर यहाँ आ जाए या फिर यहाँ आ जाए तो स्टेबल होगा। तो इसमें हमारे पास 2 नहीं 4 कन्फर्मेशन मिलने वाले हैं। तो ब्यूटेन के लिए हम देख लेते हैं, उससे पहले इथेन के लिए टोटल कन्फर्मेशन बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन हमें जो देखने वाले हैं अदर देन एस और ई और एस की फॉर्म में वो स्क्यू फॉर्म होते हैं, मतलब एस और ई और एस को छोड़कर, एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड को छोड़कर सारे के सारे स्क्यू फॉर्म में आ जाते हैं। अब हमें स्टेबिलिटी देखनी है, तो जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोलता स्टेगर्ड फॉर्म जो होती है स्टेबल ज़्यादा होती है तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो स्टेगर्ड फॉर्म नीचे आ जाएगी, एक्लिप्स्ड फॉर्म ऊपर आ जाएगी। तो इस तरीके से ग्राफ बना देना है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। ये होगा डायहेड्रल एंगल, ये होगा एनर्जी। अब स्टेगर्ड फॉर्म जो होती है मोस्ट स्टेबल होती है, उसके पास लेस एनर्जी होती है, याद रखना। अब हम बात करते हैं ब्यूटेन की। ब्यूटेन में क्या होता है हमारे पास, ये है हमारे पास, ठीक है, ये एक मिथाइल इधर है एक मिथाइल इधर है, एक कार्बन इधर है और एक बिल्कुल इसके पीछे है। अब भाई ये कार्बन बोलेगा कि मैं अड़ जाता हूँ, मुझे तो नहीं खेलना। जब ये हिलेगा नहीं तो उसके 2 फॉर्म बनेंगे, एक इसके अड़ने की वजह ये हो कि अपने पीछे ये हाइड्रोजन रख रहा है, और एक इसके बढ़ने की वजह ये हो कि अपने पीछे मिथाइल रख रहा है। दोनों ही मिथाइल रख दिए भाई। अब मिथाइल का वेट ज़्यादा है, हाइड्रोजन का चल ठीक था, पार्शियली थोड़ा स्टेबल नहीं रहेगा, लेकिन जब मिथाइल मिथाइल होगा ये तो बहुत ज़्यादा कम स्टेबल होगा, तो ये हमारी बिल्कुल कम स्टेबिलिटी आ जाती है। और वैसे ही इसने बोला कि ठीक है हम एक दूसरे की बात रखते हैं, तू थोड़ा सा दूर जा, तो स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं कंपाउंड की। तो इसने मिथाइल अपना यहाँ रखा, इसने अपना मिथाइल यहाँ रखा, मतलब इस जो कार्बन थे, जो 4 कार्बन थे, यानी 2 कार्बन, और ये इसके एक फ्रेंड ये आ गया, इसका ये फ्रेंड ये आ गया। अब ये बोलेगा, ये वाला कार्बन अगर बोलेगा कि भाई मैं अपना फ्रेंड इस तरीके से रखूंगा, और ये बोलेगा मैं अपना फ्रेंड इस तरीके से, स्टेबिलिटी है। लेकिन ये बोलेगा कि भाई तू ऐसे रख रहा है तो मैं भी ऐसे रखूंगा, अड़ जाएगा, तो वो एक घर में फिट नहीं आ पाएंगे, ठीक है, तो वो स्टेबिलिटी लेस स्टेबिलिटी हो जाएगा। और यहाँ पे ये क्या बोलता है कि अगर ये मिथाइल ये वाला कार्बन जहाँ पे रख रहा है
ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस है। तो अगर ये यहाँ पे रख रहा है तो बिल्कुल इसके अपोजिट पे ये रखेगा, तो ये हाईएस्ट स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन, पहले क्या किया उसने, ये 60 डिग्री पे थे, ठीक है, तो स्टेबल था। फिर जब इसने घुमाया, इसके पास एच आ गया, ये मिथाइल इसके साथ पीछे पीछे हो गया, तो ये स्टोलर लेस स्टेबल हो गया। फिर जिसने थोड़ा सा और घुमाया 60 डिग्री और घुमाया, तो ये मिथाइल एकदम अपोजिट आ गया, तो हाईएस्ट स्टेबिलिटी। फिर इसने थोड़ा सा और घुमा घुमा कर यहाँ पे लाया, तो यहाँ पे मिथाइल मिथाइल जो है वो एकदम पास में आ गए, तो सबसे कम स्टेबिलिटी। ठीक है, और फिर थोड़ा सा घुमा के गॉच फॉर्म में। अब जो सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है उसको हम बोलते हैं एंटी फॉर्म। ठीक है, एकदम अपोजिट, और एकदम 60 डिग्री एंगल पे उसको हम बोलते हैं गॉच फॉर्म। तो इसमें क्या प्रायोरिटी ऑर्डर है, एंटी गाउच, उसके बाद पार्शियली इक्लिप्स्ड और फिर फुली इक्लिप्स्ड। ठीक है, एंटी गाउच को हम बोलते हैं फुली स्टैगर्ड फॉर्म, सॉरी एंटी फॉर्म को बोलते हैं फुली स्टैगर्ड फॉर्म, और पार्शियली स्टैगर्ड को बोलते हैं गॉच फॉर्म। ठीक है, पार्शियली मतलब थोड़ा सा दूर है लेकिन पूरा ही दूर कर देगा तो एंटी फॉर्म बन जाएगी, तो हाई स्टेबिलिटी आ जाती है। तो इस तरीके से हम ब्यूटेन के कन्फर्मर्स पढ़ते हैं। तो इसमें कन्फर्मर्स की इस तरीके से हमें पूछेगा कि ये चार्ट किसका है, या फिर ब्यूटेन की स्टेबिलिटी बताओ, तो हमें क्या है, इस तरीके से इसने बना दिया है। जो सबसे नीचे है, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, जिसकी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। किसकी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, एंटी फॉर्म, एंटी गाउच, पार्शियली इक्लिप्स्ड, फुली इक्लिप्स्ड, एंटी गाउच, पार्शियली इक्लिप्स्ड, फुली इक्लिप्स्ड। तो इस तरीके से याद रखना, स्टेबिलिटी क्या होता है, एंटी गाउच, पार्शियली इक्लिप्स्ड, फुली इक्लिप्स्ड। तो ये डायहेड्रल एंगल है, जिस तरीके से डायहेड्रल एंगल बढ़ाते जाएंगे, मतलब 60 डिग्री करते जा रहे हैं ना, प्लस 60 डिग्री, प्लस 60 डिग्री, प्लस 60 डिग्री। तो जिस तरीके से डायहेड्रल एंगल चेंज होता है, इस तरीके से इसकी स्टेबिलिटी भी चेंज होती है। तो ये आ जाता है हमारा कन्फर्मर्स में। तो मैंने एक एग्जांपल पहले ही दे दी कि भाई ये दो हमारे कार्बन है, अब इनके ऊपर है ये कैसे रहना चाहते हैं। ये अपने दोस्त को एकदम अपोजिट साइड पर रखना चाहते हैं, या फिर उनको एकदम जोड़ के रखना चाहते हैं ताकि कंपाउंड स्टेबल ना बने। तो उस तरीके से हम स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ लेगा, एंटी गाउच, पार्शियली इक्लिप्स्ड, फुली इक्लिप्स्ड। उसके बाद लास्ट है, एक और कंपाउंड आ जाता है फ्लोरोइथेनॉल। अब फ्लोरोइथेनॉल में क्या होता है भाई, इसमें आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इतना तो क्लियर है कि भाई पार्शियली इक्लिप्स्ड और फुल्ली इक्लिप्स्ड तो स्टेबल होंगे नहीं। तो फुल इक्लिप्स सबसे कम स्टेबल है, पार्शियल इक्लिप्स सबसे ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन एंटी गाउच चेंज हो सकता है इन केस अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी तो यहाँ से सिलेक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। तो मतलब अब क्या हुआ, ये जो कार्बन था और ये कार्बन था, इन दोनों ने अपने अपने दो दो दोस्तों को लाया था। ठीक है, एक दोस्त इसने लाया था, किसने लाया था। अब ये दोनों जिद नहीं कर रहे थे, बट ये कार्बन बोलते हैं, या फिर ये दोनों कंपाउंड है, ये बोलेंगे कि भाई हमारी अच्छी दोस्ती है, हम साथ में भी रह सकते हैं, थोड़ा सा दूर रखो बट हम साथ में रह सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ खाना वाना शेयर कर लेंगे। तो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया इसने, ये कार्बन है और एक इसके पीछे कार्बन है। ठीक है, अब इसका एक ग्रुप है OH और इसका एक है फ्लोरीन। और फ्लोरीन और OH जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं हाइड्रोजन को। तो ये जो बैलून है एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, खेलेंगे एक दूसरे के साथ, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो मतलब अगर ये OH F फ्लोरीन यहाँ पर है तो कंपाउंड स्टेबल है, और अगर ये OH और फ्लोरीन एकदम अपोजिट साइड पर चला जाएगा तो स्टेबिलिटी इतनी नहीं आएगी। तो इस केस में गॉच फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। तो ये याद रखना, फिर पूछ सकता है 2 फ्लोरोइथेनॉल में गॉच फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है या एंटी फॉर्म। गॉच फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। ओके, एंड लास्ट साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर्स। साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। इसमें हमारे 6 स्टूडेंट्स हैं, जिन स्टूडेंट्स ने सर्कल बनाया है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के साथ इतनी अच्छी फ्रेंडशिप पे नहीं है। ठीक है, वो जितनी फ्रेंडशिप इसके साथ रख रहा है उतनी फ्रेंडशिप इसके साथ भी रख रहा है, वो उसके साथ ज़्यादा बॉन्ड शेयर नहीं कर रहा है। अगर वो ज़्यादा बॉन्ड शेयर करेगा तो बेंजीन बन जाएगी। ओके, सो इस तरीके से हमारे साइक्लोहेक्सेन आ जाता है। ये भी हमारे जो है वो कन्फर्मर्स दिखाता है। उसमें हमारे पास है चेयर, मतलब क्या करे, अब ये वाला कार्बन, अब जैसे ये 2 कार्बन थे, ये 2 कार्बन थे, इन्होंने इस कार्बन को नीचे कर दिया, इस कार्बन को ऊपर कर दिया, तो स्टेबिलिटी आ गई। अगला, ये कार्बन दोनों बोलेंगे नहीं, हम दोनों इस जो तीसरा वाला कार्बन है इसको ऊपर कर देंगे, तो ये बोट फॉर्म बन गई। ठीक है, मतलब उसकी पोजीशन देख के हमने उसको नाम दे दिया कि ये बोट फॉर्म है, ये चेयर फॉर्म है, ये हाफ चेयर है। क्यों, क्योंकि एक इसकी वैसा का वैसा ही रहा और एक इसने थोड़ा सा ऊपर कर दिया, तो हाफ चेयर हो गई। लास्ट है ट्विस्टेड बोट। अब इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, अब दोस्त तरफ थे, इन्होंने ही अपनी पोजीशन घुमा दी, भाई हम ही घूम जाते हैं, तो ट्विस्ट बोर्ड बन गई। तो इसमें इसकी स्टेबिलिटी भी सेम रहेगी, स्टेबिलिटी इज इनवर्सिबल प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो इस यहाँ पे इसकी ट्रिक याद रखना, चाय टाइम विद ब्रोन हिल्स। ठीक है, मतलब चाय पीने जाएंगे हम भाइयों के साथ हमारे हिल्स पे। ठीक है, तो चाय टाइम विद ब्रोन हिल्स, चाय मतलब चेयर, टाइम से ट्विस्ट, ब्रो से बोट, हिल्स मतलब हाफ चेयर। तो मतलब हिल्स मतलब सबसे ऊपर, तो हिल्स मतलब जो भी हमारा जो स्टेबिलिटी ऑर्डर बनेगा या फिर कोई ग्राफ बनेगा उसमें जो हिल्स के ऊपर है वो हाफ चेयर है। ठीक है, और जो चाय मतलब चेयर है वो सबसे नीचे है। ठीक है, मैं आगे बता देता हूँ। तो यहाँ पे चेयर जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, देन ट्विस्ट बोर्ड देन हाफ चेयर। इसमें ऐसा है कि इसमें आपको भूल सकता है, क्योंकि उसमें तो याद रहेगा कि जो स्टैगर्ड फॉर्म होती है,
स्टैगर्ड फॉर्म ही हमारी जो है वो ज़्यादा स्टेबल रहती है। ठीक है, किसमें? इथेन और ब्यूटेन में क्या होता है, उसमें स्टैगर्ड फॉर्म ही ज़्यादा स्टेबल रहती है। बट यहाँ पर स्टैगर्ड और elliptic का तो फंडा ही नहीं है, तो कैसे याद रखना है? तो बस हिल्स मतलब ग्राफ पे जो हिल्स पे होगा सबसे ज़्यादा ऊपर होगा, डेट इज, ग्राफ देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे जो ग्राफ सबसे ज़्यादा हिल पे होगा, हिल मतलब हाफ चेयर, तो अगर वो स्टेबिलिटी में सबसे ऊपर आ रहा है, मतलब अगर वो सबसे ऊपर आ रहा है, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, तो वो स्टेबिलिटी उसकी सबसे कम होगी। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? चेयर की। ठीक है, ट्रिक बता दी मैंने याद रखने के लिए कि चाहे टाइम विद ब्राउन हिल्स मतलब सबसे ऊपर जो होगा ग्राफ में, उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी हुई है? हमारी चेयर की। तो ये इसका प्रायोरिटी ऑर्डर है जो आपको याद रखना है, चेयर फिर ट्विस्ट बोर्ड फिर बोर्ड फिर हाफ चेयर। ठीक है, ये भूल जाता है एकदम, इसलिए इसकी ट्रिक क्या है? चाहे टाइम विद ब्राउन हिल्स, चेयर की सबसे ज़्यादा, फिर ट्विस्ट बोर्ड फिर हिल्स। ठीक है, बहुत इजी था। उसका लास्ट है ये इसका ग्राफ मैंने बता दिया, चेयर, यहाँ पे ट्विस्ट बोर्ड, यहाँ पे हाफ चेयर। ठीक है, डायहेड्रल एंगल वही, इन दोनों के बीच में जो एंगल वो जो चेंज होता जाएगा, उसकी वजह से कन्फर्मर्स मिलेंगे। मीथेन के कोई भी कन्फर्मर्स नहीं होते हैं क्योंकि वो CH4 है, तो वो अकेला क्या ही कन्फर्मर्स बनाएगा। ठीक है, तो उसके पास एक तो पीछे होना चाहिए ना जो कि इसके साथ कुछ इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन करे। तो ये हमारी किस में दिखते हैं? हमने देखा इथेन में। इथेन में कौन कौन सा दिखता है हमारे पास? स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड। और फिर ब्यूटेन आ जाता है, ब्यूटेन में हमें 4 दिखते हैं, फुल्ली स्टैगर्ड, पार्शियली स्टैगर्ड, फुल्ली एक्लिप्स्ड, पार्शियली एक्लिप्स्ड। ठीक है, अगर लास्ट है एल्केन्स के आइसोमर्स निकालने हैं, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स। जैसे मान लो हमारे एक कार्बन होगा, एक का आ जाएगा, 2 कार्बन होगा तो एक आ जाएगा, 3 कार्बन होगा तो एक हो जाएगा। ट्रिक के हिसाब से याद रखना है, 10 कार्बन के लिए दिया हुआ है, तो जो अगर तुम्हारे पास 3 कार्बन की चेन होगी उसमें भी एक ही आइसोमर बनता है। ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन की। जैसे मान लो कौन कितने आइसोमर्स इसके बनने वाले हैं, तो यहाँ पे इस कार्बन को उठा के तुम यहाँ रख सकते हो, तो क्या हो गया? इसकी चेन आइसोमरिज्म आ गई। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे 4 कार्बन के 2 आइसोमरिज्म आते हैं। 5 कार्बन बना दो, 5 कार्बन की क्या सकता है? एक यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, फिर ये वाला यहाँ उठा के यहाँ रख दो, तो इसमें भी हमारे पास पोजिशन आइसोमरिज्म आ जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 आइसोमर्स बनते हैं। बट वो याद कैसे रखते हैं? उसके लिए पहले 3 कार्बन का याद रखना, पहले 3 कार्बन का एक ही होता है। 4 का आधा कर दो 2, 5 से 2 निकाल दो 3, अब 5 के लिए 3 होते हैं, 6 के लिए 5 होते हैं, एक कम कर दिया, 7 के लिए 2 बढ़ा दिए 9 होते हैं, और 8 9 10, 8 के लिए 18, 9 के लिए 35, 10 के लिए 75। ठीक है, तो ये जितने बार लिखोगे, या फिर याद ही रखना 18 के लिए ऐसा C8 से याद रखना, C8 मतलब C18। ठीक है, 8 18, 8 के आगे 1 लगाना, 18 हो गया, 9 35, और 10 के लिए 75, 35 75, 35 75। ठीक है, तो ये याद कर लेना, पहले 3 के लिए 1 1 ही रहेगा, C4 के लिए आधा 2, 5 से 2 निकाल दो 3, 6 के लिए 5 होते हैं। ठीक है, 6 के लिए 5 होते हैं, 5 और 7 के लिए क्या? 5 से 2 निकालने 3 हो गया, 7 में 2 बढ़ाने 9 हो गया, 8 के लिए 18। ठीक है, 9 टू ज़ा 18 कर दिया इसने, एंड देन 9 के लिए 35, 10 के लिए 75, 9 के लिए 35, 10 के लिए 75। लास्ट है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें भी हमारा फॉर्मूला है सेम मैंने बताया था। एसिमेट्रिकल के लिए यहाँ पे है 2n, 2n मतलब कितने नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स हैं, जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, वो हम डाल देंगे n में, तो 2n होगी तो हमारे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बन जाएंगे। यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव तो 0 होते हैं, तो ऑप्टिकल आइसोमर बोले या ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बोले, वो हमारे पास 2n होंगे। ठीक है, अब सिमेट्रिकल के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या है कॉम्प्लिकेटेड? बस यही है, इवन और ऑड। इवन और ऑड का कंसेप्ट है, फॉर्मूला सेम रहेगा, 2n-1 प्लस 2p-1, और ऑड में आ जाएगा 2n-1 से माइनस कर देंगे 2p-1। और व्हाट इज p? अब यहाँ पे p सेम ही रहेगा, p इज अगर इवन होगा तो n/2, ऑड होगा तो n+1/2। ठीक है, मैंने फॉर्मूला को एकदम सिंपल कर दिया। क्या है? सेम फॉर्मूला है, इवन के लिए प्लस करना है, ऑड के लिए माइनस करना है, n-1 प्लस 2p-1, n-1 प्लस 2p-1। ठीक है, माइनस कर दिया। अब प्लस किया तो मतलब जितने भी ये जो हैं, दिस वन इज ऑप्टिकली आइसोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, दिस इज p माइनस ये वाले ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, वो याद रखना है। और लास्ट है ऑड के लिए, तो 2n-1 माइनस 2p-1, यानी
ऑप्टिकल आइसोमर्स में से माइनस कर दूंगा ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स, तो मेरे पास ऑप्टिकली एक्टिव मिलेंगे। ठीक है, तो अगर वो पूछता है ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स इस केस में कितने हैं, तो वो हमें निकालना है इस तरीके से। और इसमें मिक्सचर तो होता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जितने हैं अपॉन 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, बस इस फॉर्मूला को याद रखना, 2n-1 प्लस 2p-1 इवन के लिए, और 2n-1 माइनस 2p-1 ऑड के लिए। और अगर इवन नंबर ऑफ होंगे तो क्या करना, n/2 करना, ऑड के लिए n+1/2। मैंने पहले ही बोला कि ऑड नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस पॉइंट में आंसर आ जाएगा, तो मैं नहीं चाहिए तो उसमें +1 करके अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है, लास्ट RS कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा निकालने के लिए, तो आर और एस कॉन्फ़िगरेशन अगर वेज फॉर्म दी हुई है, तो वेज फॉर्म मतलब अबव द प्लेन और एच मतलब बिलो द प्लेन, तो उसको इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, इस बिलो द प्लेन। और इस वेज फॉर्म के इस तरफ जो कार्बन होगा उसको इस तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो ब्रोमीन इस तरफ ये है और ये ऊपर की तरफ है, मतलब ब्रोमीन इस तरफ लगा दिया राइट साइड, जो दूसरा कार्बन होगा डेट इज टू बी लेफ्ट साइड, और जो बच गया वो ऊपर की तरफ लगा देंगे, और ये तो नीचे ही आएगा। ठीक है, तो वेज के अगर मैं इस तरफ से देखता, ठीक है, तो बी आर ये वाला ओ एच इधर आ जाता और ये सी इधर चला जाता। ठीक है, तो आर एन कॉन्फ़िगरेशन को, ये हमारे सिलेबस में नहीं है बस, बाकी वही फॉर्मूला लगाना है, एस ए एल ई यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो लेबर रोटेटरी होगा, तो हमारे पास एस फॉर्म मिलेगी। ठीक है, और दूसरा था हमारे पास आर टी सी। ठीक है, तो अब ये था हमारा आइसोमरिज्म के बारे में, इसकी जो डिटेल वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। बस ये था थोड़ा सा रिवीजन के लिए, जस्ट कुछ एग्जांपल्स मैंने अच्छे से वहाँ पे भी दी हैं, बस यहाँ पे उस एग्जांपल्स को थोड़ा सा और इजी तरीके से बता दिया ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पॉइंट था। दैट्स ऑल अबाउट आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म दो तरह का होता है, वो हम अगली वीडियो में ही रिवाइज कर देंगे। दिस इज क्वाइट अ लॉन्ग वीडियो। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।